हर रिश्ते की नींव भरोसे और सम्मान पर टिकी होती है, लेकिन जब एक रिश्ता डर, हिंसा और उत्पीड़न का रूप ले लेता है, तब वह प्यार नहीं, एक बंधन बन जाता है। घरेलू हिंसा सिर्फ मारपीट तक सीमित नहीं होती है। ये अपमान, मानसिक यातना, डर और भावनात्मक शोषण का भी नाम है। इसका असर सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि पूरे परिवार और बच्चों की सोच पर भी पड़ता है। Behind closed doors, countless stories remain unheard, stories of fear, control, and pain. It's time to break the silence and shed some light on the domestic violence and its consequences on relationships. क्या कभी सोचा है कि एक बच्ची जो रोज़ अपने माँ बाप को लड़ते हुए देखती है या अपनी माँ को रोते हुए देखती है, उसके मन पर क्या प्रभाव पड़ता होगा? क्या एक पति जिसको उसकी पत्नी रोज़ नीचा दिखाने वाले ताने मारती है, या एक पति जो रोज़ अपनी पत्नी पे बिना किसी कारण के गुस्सा निकालता है, इन लोगों की मानसिक स्थिति क्या होती होगी? और सोचने वाली बात यह है कि इन सब के पीछे कारण कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती है, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि वर्क प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर, फाइनेंशियल इश्यूज, अनफुलफिल्ड इमोशनल नीड्स, अंडर कम्युनिकेशन और मिसकम्युनिकेशन, influence of other family members or relatives, exposure of social media, and comparing our lives with others, unrealistic expectation from spouse, impulsive behavior patterns, childhood traumas, most important lack of self awareness and emotional intelligence. आज हम इसी विषय पे बात करेंगे कि एग्जैक्टली डोमेस्टिक वायलेंस है क्या और इसका रिलेशनशिप और हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होता है। आई एम भावना, एन इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट एंड अ रिलेशनशिप कोच, और मेरे साथ हैं मेरी फ्रेंड नम्रता। शी इज़ एन एडवोकेट, शी इज़ अ फैमिली लॉयर एंड अ काउंसलर टू। आज हम दोनों इसी सब्जेक्ट पे कुछ इंसाइट्स शेयर करेंगे। सो आई वेलकम नम्रता। थैंक यू सो मच भावना। और हम जो है इसको डिस्कस कर रहे हैं आज, इस टॉपिक को आज हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस को डिस्कस कर रहे हैं। और वो इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि मैरिजेस जो मिलेनियम से पहले होती थी 70s 80s 90s में, और जो मिलेनियम्स के बाद हो रही हैं, दोनों में ये एक कॉमन एलिमेंट है, एक रीज़न है जिसकी वजह से रिश्ते टूट रहे हैं और जिसकी वजह से शादियां रुइन हो रही हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हम इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सैडली लोगों ने घरेलू हिंसा में जब एक पुरुष हिंसक हो रहा है स्त्री के प्रति, उसको बहुत नॉर्मलाइज करा दिया है। और जैसा भावना आपने बताया कि जब बच्चे उसी एटमॉस्फेयर को देख रहे हैं घर में कि पापा मम्मी के को गुस्सा कर रहे हैं या मम्मी को मार रहे हैं, और उसके बाद मम्मी जो पापा कह रहे हैं वो कर रही हैं, तो इसका मतलब उन्होंने नॉर्मलाइज कर दिया और आगे जब वो भी बड़े होंगे तो वो भी उसको करेंगे। तो ये मुझे लगता है कि एक पैटर्न बन जाता है, आगे अब्यूज का आने साइकिल वाली बन जाता 3 है। जनरेशन उस चीज़ को इफ़ेक्ट करती है। बिल्कुल। तो ये टॉपिक है और मैं क्या बताऊं कि कोर्ट के बाहर भी और कोर्ट के अंदर भी बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, बहुत सारे रिश्ते टूट रहे हैं और एक सेंसिटिव इशू है जिसको डिस्कस करना ज़रूरी है। ओके, अगर हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर रहे हैं तो डोमेस्टिक वायलेंस सुन के आपके दिमाग में क्या एग्जाम्पल आता है? कोई एग्जाम्पल आप देना चाहोगे? देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस की लीगल परिभाषा अगर हम चाहें तो वो तो हम बाद में देंगे। पहले हम लोग ने, आपने देखा होगा, एक वेब सीरीज थी क्रिमिनल जस्टिस, जिसमें एक मतलब कैटेगरी थी, उसमें एपिसोड्स की लिमिटेड सीरीज थी बिहाइंड ओटीटी द क्लोज प्लेटफॉर्म में। डोर्स। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिहाइंड द क्लोज डोर्स। तो इसमें जो परपिट्रेटर है एक हस्बैंड है और एडवोकेट विक्रम चंद्रा उसका नाम है, और वो बिल्कुल बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट हस्बैंड है। लुक्स में इतना अच्छा, सोशली इतना चार्मिंग है, अपने प्रोफेशन में A1 है, और वो इंटीमेट पार्टनर वायलेंस के लिए लास्ट में गिल्टी माना जाता है। उसकी वाइफ एजुकेटेड है, उसकी हम लोग समीक्षा करते हैं हम लोग, तो उसमें हमें काफ़ी कुछ पता चल जाएगा कि घरेलू हिंसा होती क्या है। पैटर्न क्यों? हमें मालूम पड़ेगा। बिल्कुल मालूम पड़ेगा। तो इसमें आपने तो मतलब आप लोगों ने भी देखा होगा और हम शायद हमारे व्यूवर्स भी बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि घरेलू हिंसा क्या होती है थ्रू दिस OTT प्लेटफॉर्म बिहाइंड क्लोज डोर्स क्रिमिनल जस्टिस। तो इसमें एडवोकेट है जो कि बहुत ही अच्छा है और सोशली उसकी इमेज बहुत अच्छी है, व्यवहार उसका सबसे बहुत अच्छा है,
लेकिन घर में वो इतना कैलकुलेटिव है, अपनी वाइफ को वो इमोशनल अब्यूज कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, इस तरीके से मैनिपुलेट कर रहा है भावना कि वाइफ भी अपने को सेल्फ डाउट में ही हमेशा रहती है और उसको ये समझ में नहीं आता कि हस्बैंड मैनिपुलेट कर रहा है, और उसको ये लगता है कि हाँ उसको भी कुछ प्रॉब्लम है या उसको भूलने की बीमारी हो गई है, और वो बहुत ही ज़्यादा जो हस्बैंड है उसको मारता नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो उसको मैनिपुलेट करके बात करता है, बात वो करेगा तो वो करेगा बहुत ही प्यार से, गैसलाइटिंग। हाँ तो दिस इज गैसलाइटिंग, लेकिन उसको मैनिपुलेट इस तरीके से करेगा कि वो इसके इशारों पे नाचे। मोर ऑफ इमोशनल अब्यूज। बिल्कुल। तो मेरा ये इसमें जो ये OTT प्लेटफॉर्म में जो ये आई थी बिहाइंड क्लोज डोर, मेरा इसमें टेक ये है कि एक जो पुरुष है, नोबडी अंडरस्टैंड्स एंड नोज अ मैन बेटर देन हिज ओन वाइफ, हिज ओन इंटीमेट पार्टनर। और ये मैं दावे के साथ इसलिए कहना चाहती हूँ क्योंकि आपके पेरेंट्स, आपके मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड्स, वो भी शायद आपको सिर्फ एक लेवल तक और एक फेज तक ही समझ सुपरफिशियल पाएंगे, लेवल तक ही जान समझ पाते पाएंगे। हैं। और वो इसलिए सुपरफिशियल लेवल पे आ जाएगा भावना क्योंकि यही आप पुट आउट कर रहे हो उनके Exactly. सामने। ये आप पोर्ट्रे करते हो बिल्कुल, इंटेंशनली। हाँ इंटेंशनली पोर्ट्रे कर रहे हो, आपने मास्क पहना हुआ है, और जो आपका ट्रू सेल्फ है, जो आपका रियल नेचर है, क्योंकि आप अपने इंटीमेट पार्टनर जो है उसके साथ, जो आपके साथ 24 घंटे आपके मतलब एक मतलब बेड भी आप शेयर कर रहे हैं, रूम शेयर कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी शेयर कर रहे हैं, तो जो वो पार्टनर आपके साथ रह रहा है उसके सामने आप कब तक मास्क पहनोगे? कंडीशनिंग भी इस तरह की होती है ना कि आप अपने माँ बाप को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, आप अपने सिबलिंग्स के संग इस तरह का बिहेवियर नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि वो वाइफ है, आपकी प्रॉपर्टी है, समथिंग यू ओन, तो उसके संग आप कुछ भी कर सकते हो। और ये हिस्टोरिकली लोग बिलीव करते थे इसको कि लाइक वाइफ वाज कंसिडर्ड एज हस्बैंड्स प्रॉपर्टी, तो वो उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। तो इसमें जो वाइफ है उसने हस्बैंड का गुस्से वाला फेस भी देखा है, उसने उसको फ्रस्ट्रेटेड भी देखा है, उसने उसका वीक मोमेंट भी देखा है, उसने उसको एंग्री भी देखा है, स्ट्रेंथ भी देखी है, वीकनेस भी देखी है, उसका मॉन्स्टर रूप भी देखा है। There are many couples who come to me and they say that my wife, she brings out the worst in me. Under कई होती हैं वाइफ बहुत circumstances. प्रोवोक कर देती हैं कई हाँ, बार। तो ये सब चीजें हैं जो इतने अच्छे तरीके से अगर कोई जान सकता है एक पुरुष को, तो वो ये उसकी वाइफ है। और सोसाइटी ये कहती है, जब क्योंकि ये चार्मिंग लोग, ये जैसे एडवोकेट विक्रम चंद्रा था उस वेब सीरीज में, कि नहीं वो तो ऐसा कर ही नहीं सकता, ठीक है वो तो बहुत अच्छा था। भाई आप उसको इंटीमेट लेवल पे थोड़ी जानते हैं, आप उसको सिर्फ एक सोशल लेवल पे ही तो जानते हैं। वाज अ डुअल पर्सनालिटी, घर के बाहर कुछ और, घर के अंदर कुछ और। बिल्कुल डुअल पर्सनालिटी था। और आजकल ये केसेस और इस तरह के कपल्स जो हैं जिनके केसेस हैं डोमेस्टिक वायलेंस में, ये हमारे पास कोर्ट में भी आ रहे हैं। इसको मतलब क्या कहा जाता है वैसे, इसको साइकोलॉजिकल टर्म में, इस तरह की जो बिहेवियर है, डुअल फेस है, और सिर्फ इतना कंट्रोल कर रहा है, इतना मैनिपुलेट कर रहा है अपने पार्टनर को कि पार्टनर गैसलाइटेड फील करती है और पार्टनर का इमोशनल अब्यूज हो रहा है और उसे पता भी नहीं कि उसका इमोशनल अब्यूज हो रहा है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जो ये डोमेस्टिक वायलेंस होता है, ये होता क्यों है, इसके कारण क्या होते हैं। देखो, जब डोमेस्टिक वायलेंस के पीछे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, रीज़न इडियोटिक हो सकते हैं, मतलब कुछ बहुत छोटी चीज़ें भी हो सकती हैं, कुछ बहुत बड़े इश्यूज़ भी हो सकते हैं। कई बार हम लोग एक दूसरे की लव लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं। कई बार फीमेल्स का क्या इम्पल्सिव बिहेवियर होता है, कई बार वो इस तरह के रिएक्शंस दे देती हैं कि मेल्स जो है ना, उनका ईगो हर्ट हो जाता है, तो वो फिर अपना गुस्सा दिखाते हैं। क्योंकि मेल्स का एक प्रॉब्लम होता है कि उनको जो वो आपके लिए कर रहे हैं उसका उनको वैलिडेशन चाहिए, उनको एप्रिसिएशन चाहिए। और फीमेल्स कई बार उस चीज़ को फॉर ग्रांटेड ले जाती हैं, क्योंकि उनको लगता है ये हमारा हस्बैंड है, इसकी ड्यूटी है हमारे लिए करना, एंड नो डाउट है। लेकिन मेल्स को उस चीज़ का एप्रिसिएशन चाहिए होता है बिकॉज ऑफ देयर मेल हॉर्मोन्स। आप ये सही कह रही हैं, क्योंकि एंगर इशू जो है रिलेशनशिप्स को तो सच्ची में तबाह करता और है। एंगर इश्यूज मेल्स में वो इसलिए मैनेज होते नहीं हैं, कर पाते अपने एंगर और को। होते इसलिए, हमने पिछले एपिसोड में भी ये चीज़ डिस्कस करी थी, बिकॉज मेल्स आर नॉट एक्सप्रेसिव। तो अगर वो किसी चीज़ से हर्ट भी हो रहे हैं ना, तो दे विल नॉट एक्सप्रेस, वो उसको सप्रेस करके रखेंगे। मेल्स को ऐसा लगता है कि वो भूल गए,
लेकिन वो भूलते नहीं है, वो इमोशन अंदर ही अंदर बिल्डअप होते रहते हैं और वो एंगर में और एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाते हैं, और कोई ऐसी ट्रिगर्ड सिचुएशन आती है ना, देन दे रिएक्ट, तब and they उनका react गुस्सा in a निकलता है। and they react in a हाँ, very हाँ, फिर वो violent सारा way भरा हुआ sometimes। गुस्सा एकदम से निकलता है। हाँ, तो बहुत सारे इसमें मेजॉरिटी ऑफ मेन वो इसमें वायलेंट हो जाते हैं। हाँ, और वहीं शादियों में प्रॉब्लम्स होती है, हाँ, जहाँ पे घरेलू हिंसा स्टार्ट हो जाती है, बेसिकली डोमेस्टिक वायलेंस मिसकम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता और है। अंडर कम्युनिकेशन इसको हम कह सकते हैं, कि एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे के इमोशंस को आइडेंटिफाई नहीं कर नहीं कर पा पा रहे रहे। हैं। तो इस वजह से डोमेस्टिक वायलेंस हो जाता है, और कई बार और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं। थर्ड फैक्ट तो मतलब आपके फैमिली में और मेंबर्स हैं, वो बहुत ही उनका बेसिक सा इन्फ्लुएंस है। है, हाँ, प्लस इन्फ्लुएंस एक है। पुरुष प्रधान समाज वाली मानसिकता बनी हुई है। प्लस बहुत सारी फीमेल्स है, उनको डाउरी के लिए आप हाँ, प्रेशराइज करते हैं, फिर आप उनके साथ मिसबिहेव करते हाँ, हैं, आप वायलेंट भी हो ये जाते हैं उनके एक्सटर्नल साथ। रीजंस हो ये सकते हैं। एक्सटर्नल रीजंस हैं। डेफिनेटली कई बार जैसे हमारे एनवायरनमेंट में जो लोग होते हैं, जैसे नेबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, वो कई बार आके जैसे अपने बारे में आपके घर में नॉर्मली किसी भी ओकेजन पे वो आए तो अपने घर की चीज़ें उन्होंने डिस्कस करी। तो जब आपके फैमिली मेम्बर्स उनके घर के बारे में सुनते हैं तो उनको ऐसा लगता है, अच्छा उनकी बहू ये कर रही है, हमारी बहू ने तो नहीं किया। एंड फैमिली मेम्बर्स बहू से तो नहीं बोलते हैं, वो अपने बेटे को बताते हैं कि वो आई थी, वो बता रही थी उनकी बहू ने ये किया, हमारी बहू तो करती नहीं है। तो मेल्स के दिमाग में जो कुछ ममाज बॉय टाइप्स होते हैं, उनके दिमाग में वो एक बात बैठ जाती है कि मेरी माँ मेरी पत्नी से खुश नहीं है, तो वो माँ को नहीं समझाएंगे, वो अपनी बीवी को ही जाके पॉइंट आउट करेंगे, और उनकी एक्सपेक्टेशन फिर वो जो पड़ोस वाली बहू है ना, उसकी तरह से डेवलप होती जाएगी। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि समाज है जहाँ पर वो ये कैसे भूल जाते हैं। इवन साइकोलॉजी में भी ये हमको ये बताया जाता है कि कोई भी फीमेल अपना घर छोड़ के, अपना जहाँ पे उसकी ग्रूमिंग हुई है, कंडीशनिंग हुई है, जहाँ वो बड़ी हुई है, तो वो नए घर में जा रही है, एक दूसरे घर में जा रही है, उनके कल्चर और कस्टम से वो अडॉप्ट करेगी, अडेप्ट करेगी, और उसको टाइम तो दीजिए आप उसको वहाँ एडजस्ट करने के लिए। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं 24 मंथ्स लगते हैं, 2 साल भी मिलते हैं क्या एक नई बहू से कि मतलब कि वो हमारे घर में ढल जाएगी? देखो, तुरंत आते ही उसको आप ये देखो, एक एक्सपेक्टेशंस एक में थोप देते हैं एक उसके बच्चे ऊपर। का जन्म होता है, बच्चा जब बड़ा होता है उसको कम से कम 1.5 से 2 साल लगते हैं अपने घर के एनवायरनमेंट को समझने में। बच्चा एकदम से पैदा होते ही बोलने नहीं लगता है ना, सब चीज़ें सीरियसली। करने नहीं लगता, वो धीरे धीरे सीखता है। पहले घुटना चलता है, फिर खड़ा होता है, फिर चलता है, फिर वो शब्द बोलने शुरू करता है। तो ऐसे ही नहीं कहा गया है कि फीमेल्स की शादी के टाइम पे उसका एक दूसरा जन्म होता है। फीमेल एक कंप्लीटली न्यू एटमॉस्फेयर में गई है, उसको बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, मतलब एज अ ब्लैंक स्लेट वो जाती है। कोई भी लड़की कभी ये सोच के नहीं जाती है कि मुझे जाके अपने फैमिली मेम्बर्स से लड़ना है, मुझे अलग होना है, मुझे या अपने मुझे पति को पिटना अलग है, लेके मुझे जाना है, पिटना है, हाँ, या मुझे ठीक घर है, में झगड़े करवाने करवाने हैं। हैं। या वो ये एज्यूम करके नहीं जाती है कि मुझे जो सास मिलने वाली है वो मुझे परेशान ही करेगी। एक लड़की हमेशा एक अच्छे सपने लेके जाती है कि मेरी फैमिली में सब कुछ हैप्पी हैप्पी होगा। हम सब ये सोच के जाते हैं कि हम अपनी फैमिली में जितना भी एडजस्ट कर सकते हैं करेंगे, लेकिन एक हैप्पी एटमॉस्फेयर बना के रखेंगे। लेकिन भावना, एडजस्टमेंट वाली जो बात है जहाँ पे आपने कहा कि वो सिर्फ हम लोग सिर्फ गर्ल्स से क्यों एक्सपेक्ट करते हैं? क्योंकि हमारी कंडीशनिंग ऐसी होती है ना, हम हमारे लोगों को पेरेंट्स ही हमें भाई, बचपन से सिखाते शादी हैं। के बाद आपका बेटा ही है, उसका रूम जो है शेयर करने वाली आ रही है, तो उसको भी तो उसके पेरेंट्स को समझाना चाहिए ना, नाउ दैट यू हैव टू एडजस्ट बिकॉज दिस वार्डरोब विल बी शेयर्ड इक्वली बाय योर पार्टनर। तो हम लोग कभी बेटे अपने को ही बेटे नहीं, को क्यों नहीं उनको सिखाते खुद कि को भी ये चीज कि उन्हें भी समझनी एडजस्ट चाहिए करना कि है? हमारे घर में एक नया मेंबर आ रहा है जो कम्प्लीटली न्यू है, सिर्फ उसी को एडजस्ट नहीं करना है, हमें उसे एक वेलकमिंग नेचर हमें दिखाना है। हम उसको वेलकम करेंगे तभी वो हमारे घर में आके एडजस्ट कर पाएगी। तो इसी से मैं रिलेट करती हूँ कि जो हमारी ये अभी एक नई मूवी जो आजकल काफी वायरल भी हो रही है, मिसेस, मिसेस, तो उसमें यही दिखाया गया है बिल्कुल। कि एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल उसके ऊपर थोप दी गई हैं एंड शी वाज नॉट एबल टू टेक इट एनी मोर। कोशिश करी उसने बहुत एडजस्ट करने की, वैलिडेशन वो भी चाहती थी कि मुझे लोग परिवार का हिस्सा माने, बहुत कोशिश करी उसने, लेकिन फिर भी शी फेल्ड। इसमें एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, इमोशनल अब्यूज़ उसका जो बाद में हुआ वो तो ठीक है,
लेकिन इसमें पेरेंट्स की एक बहुत बड़ी गलती है। पेरेंट्स का जो वो एक नेचर होता है ना कि हम जल्दबाजी में हमने रिश्ते पक्के कर दिए अपनी बेटी के, वो नहीं करना चाहिए। अपनी बेटी को टाइम देना चाहिए कि अगर वो एक लड़के से मिल रही है, वो कुछ टाइम के लिए उसको जाने, उसको समझे। ये इट्स अ काइंड ऑफ हेलो इफेक्ट, इसको हेलो इफेक्ट बोलते हैं। सपोज आप किसी नए इंसान से मिले हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, आप एक डॉक्टर से मिले, आपकी बेटी के लिए एक डॉक्टर का रिश्ता आया है। आप क्या देखेंगे कि डॉक्टर है, बहुत अच्छा अर्न कर रहा होगा, उसका घर बहुत अच्छा है ना, उसके पेरेंट्स, अगर वो डॉक्टर है तो डेफिनेटली पेरेंट्स भी एजुकेटेड ही होंगे, है ना। तो पेरेंट्स भी अच्छे खासे एजुकेटेड हैं, तो फैमिली में माहौल अच्छा होगा, घर में नौकर चाकर भी होंगे, तो हमारी बेटी को काम नहीं करना पड़ेगा। आपने ये सारी लग्जूरियस चीज़ें तो देख ली, स्टेटस देख लिया, उनका अर्निंग कैपेसिटी देख ली, लेकिन क्या आपने उस इंसान का नेचर देखा? क्या माइंडसेट है वो तो देखा ही नहीं। इसको हेलो इफेक्ट बोलते हैं कि आप किसी इंसान की किसी एक या दो चीज को देख के Assume इतना कर रहे हैं। इन्फ्लुएंस हो गए कि आपने उसकी पूरी पर्सनैलिटी को एज्यूम कर लिया कि ये अच्छा होगा। अब क्या पता वो डॉक्टर हो सकता है उसको एंगर इश्यूज हो, क्या पता वो शराब बहुत ज़्यादा पीता हो। आपने एक डॉक्टर की सिर्फ उसकी बाहरी लाइफ को देख के आप खुश हो गए कि हमारी बेटी का रिश्ता एक डॉक्टर से हो रहा है। क्या आपने उसका नेचर देखा? फॉर एग्जाम्पल सपोज एक टीचर को लेते हैं, एक टीचर है, गवर्नमेंट जॉब है उसकी, वो इतना कमा लेता है कि उसकी घर गृहस्थी चल जाए, ठीक ठाक उसका घर है, उसके माँ बाप भी डिसेंट है, पढ़े लिखे हैं, डिसेंट है, बहुत ज़्यादा मतलब हाई क्लास उसका स्टेटस नहीं है, लेकिन वो नेचर में बहुत अच्छा है। अब अगर इन्हीं दो रिश्तों में कंपेयर करना पड़े तो माँ बाप किसको देखेंगे? Obviously क्योंकि एक डॉक्टर। सोशल ब्लूप्रिंट बना हुआ है कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो Social ज़्यादा justice। खुश रखेगा। खुशी का मेजरिंग स्केल पैसा नहीं है। कभी नहीं है, इनफैक्ट रिश्तों को हम पैसों से कभी नहीं आंक सकते। पेरेंट्स ज़्यादातर ये गलती करते हैं, वो सिर्फ स्टेटस देखते हैं, वो नेचर नहीं देखते, और वो भी कैसे देखेंगे, वो उस इंसान को जानते थोड़ी हैं। आप एक इंसान को तभी पूरी तरह से जान सकते हो जब आप उसको लाइफ की हर टफ सिचुएशन में वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है, देख लो। आप उसके एंगर इश्यूज देख लो, आप उसको एक ऐसी सिचुएशन में लेके जाओ जहाँ पे उसको गुस्सा आए, बिल्कुल। तब आप देखो वो कैसे कि वो रिएक्ट कैसा कर रहा है। person है। आप एक सड़क चलते इंसान को, सपोज एक कोई बुढ़ा आदमी है, वो सड़क क्रॉस कर रहा है, वो उसकी हेल्प करने जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो काइंड है या नहीं है? या उसका एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेन इन जनरल आपके क्या आपके है? घर में अगर बच्चे हैं, वो बच्चों के साथ कैसे बिहेव कर रहा है, वो बच्चों के संग फ्रेंडली है कि बच्चों नहीं के है? अलावा घर के सर्वेंट्स के साथ, हाँ, घर के अटेंडेंट्स के साथ हाँ, वो किस तरह से वो बिहेव कर अपने रहे हैं। कुलीग्स के संग कैसे बिहेव कर रहा है, वो उनको डोमिनेट तो नहीं कर रहा है। तो और ये सब चीजें भी देखने ये की सारी बहुत जरूरी चीजें होती बहुत हैं। इंपॉर्टेंट है। और इसको हम वो लोग सेकेंडरी मान लेते हैं, लेकिन वो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी चीजें हैं। बेटी के जो एस्पिरेशंस हैं, जो उसके लाइफ गोल्स हैं, उनको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वो और ये शेयर भी करे हैं नहीं हाँ, करे हैं। और कौन सी मूवी थी वो शाहरुख खान वाली जिसमें वो फुटबॉल कोच थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। है ना? उसमें याद है आपको वो जो फुटबॉलर थी, फुटबॉल, हाँ फुटबॉल। फुटबॉल ही था ना कि हॉकी था? हॉकी हॉकी था, था। हॉकी था। उसमें जो प्लेयर थी, उसका जो फियांसे था, उसने उसको बोला था ना कि तुम्हारा प्रोफेशन, ये तुम्हारा प्रोफेशन है, ये किस काम का प्रोफेशन है? तो वही चीज होता है कि रिडिकल कर देते हैं वो ना। अपने आप को सुपीरियर समझ रहा था कि मेरे सामने तुम्हारा प्रोफेशन कुछ नहीं है। तो ये सब चीज़ें भी देखने वाली होती हैं। आपने सिर्फ एक स्टेटस देख के अपनी बेटी को उस घर में भेज दिया कि पैसा है, पैसा आपकी बेटी को खुश नहीं रखेगा। वो इंसान बर्बाद ही जिसके संग करेगा। उसकी शादी हो रही है, वो उसे खुश रखने वाला है। क्योंकि हम लोग पैसे से शादी नहीं कर रहे हैं, वो हम इंसान से इमोशनली शादी कर रहे अगर हैं। उसके लिए अवेलेबल नहीं है, वो उसके लाइफ गोल्स में उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो वो क्या करेगी? प्लस वो अगर अपने पार्टनर, अगर दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए टाइम चाहिए। आप ये कोई ठीक है, तो वो मतलब रिश्ता मैजिक ही- नहीं होता है कि आप एक इंसान से मिले और समझ लिया, उसके लिए टाइम चाहिए। लेकिन हमारी इंडियन सोसाइटी में एक वो स्टिग्मा है कि नहीं जी, शादी से पहले लड़के लड़की को मिलने नहीं देना है। तो उसके ड्रॉबैक्स तो होंगे ही। ड्रॉबैक्स तो है। और पिछले जमाने में, सुसाइड करते हैं। पिछले ज़माने में सपोज हमारा वाला जो टाइम था, उस ज़माने में फिर भी ये चीज़ें इतना मैटर नहीं करती थी, क्योंकि हम ही लोगों के लिए एक्सपोजर इतना नहीं था। क्या सोशल मीडिया हमारे लिए अवेलेबल था इतना? नहीं। क्या हम लोग ये सोशल मीडिया पे या चैट जीपीटी पे हम लोग कुछ पढ़ते थे? हम बुक्स में पढ़ते थे। तो लाइब्रेरी अब में जाते थे। अब तो मतलब हर किसी के लिए पूरे वर्ल्ड का एक्सेस है, अच्छी भी और बुरी भी, हर चीज़ हर कोई देख पा रहा है, सोशल बच्चे से मीडिया- लेके बूढ़ा। तो आपको नहीं पता कि जिस इंसान के संग आप एक रिलेशनशिप बनाने जा रहे हैं, तो वो इंसान, उसकी सोच क्या है, वो किस तरह का डेटा कंज्यूम कर रहा है, वो किस तरह के उसकी हैबिट्स हैं, उसका नेचर क्या है।
तो ये सब चीज़ें देखनी बहुत इम्पोर्टेंट आज के टाइम में हो गई हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल चेंजेस हैं और भी बहुत सारे इश्यूज हैं। मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं। करियर में बहुत सारी अब अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं, चैलेंजेस आ गए हैं, तो उनको भी बहुत सारी चीज़ें अब फेस करनी पड़ रही हैं। हमारे जो स्पाउसेस हैं उनके सामने इतने चैलेंजेस नहीं थे, तो मे बी उनका बिहेवियर इसीलिए इतना एग्रेसिव नहीं था। और हमको जो हमको अपनी जो हमने अपनी मम्मी के जो वर्क है हाँ उसको जो इतना ग्लोरीफाई करा हुआ है, मैं हाँ उसके ऊपर भी अपना एक टेक देना चाहूंगी कि हमने हमेशा अपनी मम्मी को सब कुछ करते हुए देखा है। हाँ, और हमारी नजरों सुपर में जब वुमेन। हाँ, तो जब हमारी नजरों में हमारी मम्मी शी वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट दैट वी हाँ हैव हाँ, सीन। एंड हम लोग ये देखते थे कि मम्मी खाना भी बना रही हैं, कपड़े भी कर रहे हैं, ग्रोसरीज भी कर रहे हैं, मतलब हमें पढ़ा भी रही हैं। हॉलीडेज हैं तो पापा हाँ, के हॉलीडेज हैं, लेकिन मम्मी के हॉलीडेज तो कभी कभी नहीं नहीं है। होते ना। तो उन्होंने रिलेटिव्स के साथ भी अच्छे उन्होंने हाँ, रिलेशंस रखे हैं। एंड इवन हम बच्चे लोग भी मम्मी का फायदा उठाते थे, भले ही वो बीमार हो, कुछ भी हम फॉर ग्रांटेड लेते थे एंड कि मम्मी है, मम्मी हाँ, कर ही देंगी। एंड प्लस इसको हम लोग ने कभी हमने कभी मम्मी को कंप्लेन करते नहीं देखा। कंप्लेन करते नहीं देखा, उनको कभी ऐसे नहीं देखा कि उन्होंने उन्हें उस कोई चीज ग्रज को हो रही एज है। अ ड्यूटी समझ के कि हाँ, नहीं ये मुझे करना ही करना है, तो मैं ऐसे नहीं ही करा करूंगी है। तो मेरी वो गुड वाइफ वाली इमेज खराब हो जाएगी। लेकिन किसी ने हमें ये नहीं सिखाया दैट व्हाट प्लीजिंग एवरीबॉडी हैज कॉस्ट देम। क्योंकि वो मम्मी बनने से पहले एक वाइफ थी, और वाइफ बनने से पहले वो भी एक लड़की थी जिसकी थोड़े ड्रीम्स थे, एस्पिरेशंस थे, उनकी इच्छाएं थी और हॉबीज थी, उनकी राइट्स थे। और वो सब उन्होंने मतलब सेक्रीफाइस कर दिया हमारे लिए। तो मैं नहीं चाहती कि हमारी मम्मी सब कुछ करती थी और हम भी वैसा करें। और मैं इसलिए भी ये कर ही चीज़ नहीं सकते। आज की तारीख में कह रही हूँ कि मतलब ये जो हमको हमारे ऊपर टैग लगा है, बैज ऑफ ऑनर हमें पहना दिया जाता है, आप इतना काम कर रहे हो, फिर आपको जब तक आप डूब नहीं जाओ काम कर करके, देन यू आर नॉट टिल दैट टाइम यू आर नॉट गुड इनफ। जो ये वाली जो सिचुएशंस में हमारी मम्मी, हमारी ग्रैंड मदर्स, ये लोग सबने डील एक किया है। रीजन है ना, ये डोमेस्टिक वायलेंस का बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि वाइफ के दिमाग में एक वो रहती है कि अगर मैं अपने हस्बैंड के सामने एक गुड वाइफ वाली इमेज नहीं मेंटेन कर पाई तो वो गुस्सा करेंगे या वो मैं आई विल फेल एज अ वाइफ। क्रिमिनल जस्टिस में यही तो था, वो उसको डर किस चीज का था, that she will fail as a wife, हाँ, as a perfect वो wife, उसको क्या as a कराता perfect था, match उसको for him। सेल्फ डाउट में डालता था। उसने एक वो उसमें था सीन जिसमें उसने उसको ग्रोसरी लेने वो गई थी, तो वो जब लौट के आती है तो वो उससे कहता है कि तुम आइसक्रीम नहीं लाई, वो लिस्ट लिस्ट में में आइसक्रीम नहीं लिखी थी, थी, लिस्ट तो कोई दी ही नहीं थी, कोई लिस्ट थी ही नहीं। और वो टाइम भी उसका कैलकुलेट करता था, वो हाँ, कितने वो समय आ उसकी रही है, एक एक चीज कितना नोट समय कर लगा रहा रही था, है। उसकी टॉयलेटरीज भी वो हॉरिबल। मतलब नोट कर रहा था कि कितनी यूज कर रही है, उसका पेट्रोल, उसकी पूरी रीडिंग वो चेक करता वो था। किससे फोन कर रही है, एंड इवन एवरीथिंग। उसकी बेटी को उसका स्पाई बना दिया था। सो उसने माँ बेटी का माँ रिश्ता भी बेटी का जो ruin कर एक दिया। इमोशनल बॉन्ड था, जो एक मतलब बहुत प्योर बॉन्ड माना जाता है, बेटी माँ के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट होती है, वो उसकी जासूस बन गई थी, वो उसके पूरे मूवमेंट्स को ट्रैक कर रही थी। उसको बंदी को उसके बाप से भी आइसोलेट कर दिया था। उसके पिता को ये बता दिया आइसोलेशन करता है। कि आपकी बेटी आपसे मिलना नहीं चाहती, और बेटी को ये बोला कि तुम्हारे बाप तुम्हें पसंद नहीं करते हैं। अपनी माँ को यानी कि उसकी सास को कि आपकी बहू अच्छी नहीं है, वो यहाँ आना नहीं चाहती है, तो वो उनके घर भी नहीं आती थी। उसने अपने सारे लीगल स्किल्स अपने उसने घर में उसके अपने वाइफ और जितने भी अपने उसके सोर्सेस फैमिली थे ना, मेंबर्स के ऊपर ही लगा दिया। आउटसाइड से उसके जितने भी सोर्स थे कि उसको कुछ भी कहीं से सपोर्ट मिलता, वो सब खत्म कर तो दिए उसने थे। आइसोलेट कर दिया, जिससे कि वो उसके ऊपर कंप्लीटली हाँ, इमोशनली डिपेंडेंट हो गई। हाँ, और जैसे वो उसको पपेट की तरह और ट्रीट उसको कर रहा था, गैसलाइट करता वैसे था। वो ट्रीट हो रही थी। मतलब She was gaslighted। एट टाइम्स उसको इतना प्यार दिखाता था कि इट्स ओके, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हूँ तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। और वो समझती थी कि ये इंसान मुझे कितना प्यार करता है, मेरी कितनी केयर करता है, उसे ये नहीं पता था, वो खुद इतनी इग्नोरेंट थी कि मैं डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम हूँ। और वो भी सीरियस काइंड डोमेस्टिक वायलेंस। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी उसकी लीगल परिभाषा क्या है और उसके मतलब कितने टाइप्स हैं। हम फीमेल्स कई बार अपने सेक्रीफाइसिंग नेचर की वजह से यही नहीं जान पाते हैं कि हमारे संग गलत हो रहा है, हम उस चीज़ को नॉर्मलाइज कर देते हैं, बिकॉज हमने अपने पास्ट में देखा हुआ है कि हमारी मम्मियाँ, हमारी दादी वगैरह ये सब इस तरह की चीज़ें सेक्रीफाइसेस करते आए हैं। लेकिन आजकल की जो लेडीज हैं वो बहुत अच्छे से जानती हैं कि दे आर नॉट परफेक्ट, दे आर नॉट सुपरमैन, दे आर नॉट सुपर बीइंग। परफेक्ट कोई भी नहीं होता, वी ऑल नीड सपोर्ट सिस्टम। अगर हमें थ्राइव करना है अपने प्रोफेशन में रोबोट या थोड़ी है। पर्सनली भी अगर हमें थ्राइव करना है, वी नीड सपोर्ट सिस्टम, वी नीड हेल्प। और इसमें हम लोग छोटे नहीं हो जाएंगे अगर हम हेल्प मांग लेंगे। देखो दिस इज अवर ट्रू सेल्फ।
पहले के टाइम में सिर्फ मर्दों की ही ड्यूटी होती थी कि वो बाहर जाके अर्न करके लेके आएँ, लेकिन क्योंकि आज के टाइम में सब चीज़ इतनी एक्सपेंसिव हो गई है, तो फीमेल्स खुद हस्बैंड के सपोर्ट में आके अर्न कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि जो फीमेल्स अर्न कर रही हैं वो सब अपने पे ही उड़ा देती हैं। हो सकता है कुछ उड़ाती होंगी, कुछ थोड़ा बहुत शेयर वो अपने ऊपर खर्च करती होंगी, नो डाउट उनका भी राइट Right बनता है है, अगर वो अर्न बिल्कुल। कर रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सब बाहर ही बर्बाद करके आती होंगी। सेविंग करती होंगी या हस्बैंड को देती होंगी, घर सपोर्ट चला करती रही होंगी, हैं या अच्छे अपने से। ही पर्सनल एक्सपेंसेस भी अगर एक फीमेल बियर कर रही है तो ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तो वो कहीं ना कहीं फीमेल्स जो है मेल्स को सपोर्ट कर रही है ना आज के टाइम में। तो ये चीज़ पहले नहीं थी, पहले मतलब ये सारी लायबिलिटीज फीमेल्स के लिए नहीं थी, उनको सिर्फ घर देखना होता था, बाहर की सारी जिम्मेदारी मेल्स के ऊपर होती थी। बस बाहर लेकिन की फीमेल्स की एस्पिरेशंस को तो एस्पिरेशंस माना ही नहीं जाता था। उनको और अपने थी भी सपने नहीं एक्चुअली, सपने सैक्रिफाइस करने पड़ते थे। एक्चुअली थी भी नहीं उनकी पहले के फ्रेंडशिप्स टाइम। भी नहीं थी। पहले फ्रेंडशिप जो के थी उनकी, टाइम उनके में चाइल्डहुड फ्रेंड से शादी के बाद सब खत्म। फीमेल्स की जो एजुकेशन हुआ करती थी, मतलब इंटरमीडिएट भी अगर एक फीमेल पढ़ी हुई है तो बहुत बहुत बड़ी बड़ी बात बात हो है। जाती थी। तो आज के टाइम में देखो ना, फीमेल्स पढ़ रही हैं, एवरी थर्ड फीमेल, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ वो रेशियो अभी आया है कि मेल से ज़्यादा पढ़ी हुई है, इसीलिए वो बैलेंस जो है वो डिसबैलेंस हो रहा है। देखिए, मेल्स को तो खुश होना चाहिए। नाउ दे हैव समबडी जो कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंधे को से शोल्डर कंधा कर मिला रहा के है, चल रही और है। थोड़ा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हुई, दे कैन ऑल्सो चिल, राइट। इनफैक्ट ये लोग तो बिल्कुल एक वॉर बना रहे हैं, जेंडर वॉर बना के जेंडर रखे वॉर हुए बना हैं। दिया है। मतलब ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कोई भी फीमेल कभी भी इंटेंशनली अपने घर में प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं नहीं करती है। करेगी। कुछ ना कुछ बिहेवियरल पैटर्न्स होंगे या कुछ उसकी इमोशनल नीड जो फुलफिल नहीं होंगी, और वो बार बार आपसे कह रही होगी, आप समझ नहीं रहे होंगे, फिर वो ट्रिगर हो जाएंगे। या आपके फैमिली मेम्बर्स का कुछ ऐसा बिहेवियर होगा जो उसको परेशान कर रहा होगा और शायद आपकी नज़रों में वो नहीं आ रहा होगा। कई बार ऐसा होता और है। वो आपको बता नहीं पा रही होंगी, नहीं, बताती तो है फीमेल्स, लेकिन क्या करते हैं नजरअंदाज मेल्स, कर नहीं देती हैं मेल्स ये हस्बैंड। बोल देते हैं कि तुझे ऐसा लगता है, ऐसा होगा नहीं। अगर कोई चीज़ रिपीटेडली उसको ट्रिगर कर रही है तो उस पर ध्यान तो दो। उसको एड्रेस तो करना फिर हाँ, जरूरी हो जाएगा। फीमेल्स के लिए देखो क्या है, अगर कोई फीमेल आपसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर रही है ना, आप उसको सोल्यूशन भले ही मत दो, उसकी बात सुन भी लोगे ना तो वो शांत हो जाएगी। उस लेकिन समय अगर आप उसको नहीं सुन रहे हो, आप उसको अटेंशन नहीं दे रहे हो, तो वो चीज़ उसको ट्रिगर करती रहेगी करती रहेगी। इसीलिए कहते हैं कि फीमेल्स एक चीज़ को पकड़ के बैठ जाती है ना, छोड़ती नहीं है। तो उसको खत्म करोगे तभी वो छोड़ेगी ना। बिल्कुल, कई जब बार तक आपने जैसे उसको प्रोसेस आउट ही नहीं करा तो फिर वो तो कई बार झगड़े हो जाते हैं it जब will be मेल close to फीमेल our heart में। then। सुबह अगर झगड़ा हुआ है, अब मेल तो झगड़ा करके चला गया, हस्बैंड तो चला गया अपने काम पे, वो 10 बंदों से मिल रहा है, उसका मूड चेंज हो गया। लेकिन फीमेल घर में उसी नेगेटिव एटमॉस्फेयर में बनी हुई है, वो सुबह से लेकर शाम तक वो नेगेटिविटी पकड़ के बैठी हुई है। अब शाम को हस्बैंड घर आ रहा है तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे हंसती खिलखिलाती हुई मेरी वाइफ मिलेगी, बट कैसे मिलेगी? आप उसको एक नेगेटिविटी में छोड़ के गए हो। अब वो तक तो किसी से मिली नहीं है, कहीं गई नहीं है, वो वहीं घर में ही बैठी हुई है, और वो उन्हीं थॉट्स के साथ हाँ, है उनको जहाँ पे पकड़ के बैठी है। जो आप छोड़ के गए थे। तो आपकी एक्सपेक्टेशन वो कैसे फुलफिल करेगी? नहीं कर पाएगी। नो, दिस इज ह्यूमन रिलेशन एट द दैट वी आर डीलिंग विद, और यहाँ पे अनप्रिडिक्टेबल है। कोई स्विच नहीं लगा होता है नहीं। कि आपने ऑन ऑफ कर दिया। वी आर नॉट इट रोबोट्स। टेक्स टाइम। हम लोग एआई हाँ, चैट रोबोट्स नहीं है। इट टेक्स टाइम टू स्विच ऑन। आपको अगर अपना मूड भी अच्छा करना है तो आप थोड़ा टाइम, अगर सपोज आप किसी और पे डिपेंडेंट नहीं हो, आप खुद भी ये सोच रहे हो कि यार मेरा मूड खराब है, मुझे कुछ ऐसा करना है मेरा मूड ठीक हो जाए, तो सिर्फ सोचने से थोड़ी हो जाएगा, आपको उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। आपको सपोज अगर आपको म्यूजिक पसंद है, आप आधा पौन घंटा अच्छे गाने सुनो, अच्छे कपड़े पहनो, थोड़ा सा तैयार हो जाओ, वॉक कर लो, कॉफ़ी पी लो, अगर आपको कॉफ़ी पसंद है कॉफ़ी पी लो, कुछ इस तरह की चीज़ें करोगे, टाइम लोगे ना, एफर्ट करोगे। बिना एफर्ट के, बिना टाइम दिए कैसे कुछ उसका नहीं मूड मिलता। चेंज हो एंड जाएगा? आप समझते हैं कि आपका पार्टनर आपको बिल्कुल जो है सिर्फ आपको हाँ, इशारों में समझ ये जाएगा। हमें वैलिडेशन ही नहीं मिल रहा है, हाँ। हम इतना करते हैं लेकिन ये हमारी बात मानती ही नहीं है, तो वो नहीं हो नहीं हो सकता। एक फीमेल को रेगुलर रीअश्योरेंस चाहिए होता है। फीमेल्स के अंदर एक इमोशनल इनसिक्योरिटी होती है, उनको अपने पार्टनर से एक रीअश्योरेंस, एक वैलिडेशन चाहिए। और ये मेरे ख्याल में ऐसा है कि ये मेल्स को भी चाहिए वैलिडेशन। मेल्स क्योंकि को मेल्स चाहिए को हमेशा होता राजा है, बेटा एंड लाइक दे आर स्ट्रॉन्ग, दे आर रोबस्ट, और वो रो नहीं सकते हैं। उनको हमेशा अपने इमोशंस को बॉटल नेक बट करना मेल्स सिखाया जाता है। कंडीशनिंग ऐसी होती मेल्स है। का लव लैंग्वेज अलग होता है ना, उनको टच से चाहिए होता है। फीमेल्स को इमोशन से चाहिए, मेल्स को टच से चाहिए। उनको आप जितना फिजिकल टच दोगे, उनको हग करोगे, कडल करोगे, उनके हैंड होल्ड्स करोगे,
तो वो खुश होंगे। I read it somewhere कि like hugs तो वो do wonders and magics to everybody. In fact मुन्ना यू नो भाई MBBS में जो उन्होंने फीमेल्स, दिखाया था हाँ कि एक जादू की झपकी, हाँ उसका होता है हाँ साइकोलॉजिकल हाँ, इफेक्ट सबके ऊपर, यहाँ मेल्स पे फीमेल एक सबके एक ऊपर। मेजर डिफरेंस है, मैं आपको बताती हूँ। मेल्स जो है ना, दे आर मोर ऑफ फिजिकल टच, उनको बहुत इफेक्ट करता है, उनको उससे अच्छा लगता है। तो जब एक फीमेल परेशान है और अगर मेल उसको टच कर रहा है, तो फीमेल की एक्सपेक्टेशन होती है नॉन सेक्सुअल टच, हक करो आप उसको, कडल या करो। कदल करो। हाँ, लेकिन मेल्स जो होते हैं ना, वो वही सारी एक्टिविटीज़ करते हैं जो वो इंटीमेसी के टाइम पे करते हैं, वो उस तरह के टच देते हैं, इसीलिए वो फीमेल उसको रिसीव नहीं करती है। उसको उस टाइम पे अगर वो स्ट्रेस्ड है, आप उसको सेक्सुअल टच दे रहे हो, वो इरिटेट होगी, बिल्कुल। वो उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो उसको और ज़्यादा उसके गुस्से को बढ़ाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में क्या आएगा कि इसको तो मुझसे बस एक ही चीज़ चाहिए, इसको और मेरे अभी मैं इमोशंस प्रिपेयर की नहीं कुछ हूँ। नहीं पड़ी है। तो ये चीज़ें समझने वाली होती है। अगर एक स्ट्रेस्ड फीमेल को आप फिजिकल टच के थ्रू ईज करना चाह रहे हो, तो यू हैव टू गिव हर नॉन सेक्सुअल टच। देखिए ये सारी चीज भी nobody teaches us हाँ, and लोगों people को think पता that कि नहीं है। ठीक है इंडिया इज अ लैंड ऑफ कामा सूत्रा, तो यहाँ पे सबको सारी चीजें या हमारी सेक्सुअल लैंग्वेजेस या सेक्सुअल बिहेवियर, हमको हाँ, इंटीमेट पार्टनर्स को किस तरह से एक दूसरे के साथ बिहेव करना है, वो हमें सब आ जाएगा नहीं पता, लव ऑटोमेटिकली। लैंग्वेज हम लोग नहीं समझ पाते हैं। वी मिस आउट ऑन सो हाँ मेनी थिंग्स हाँ एंड इसको कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज जब हमारे पास कपल्स आते हैं थेरेपी के लिए तो यही गैप्स होते हैं जो कि फिर अगर उसको एड्रेस करेंगे, उनको बताएंगे हम एज अ थर्ड पर्सन, उनको इंटरवीन करके दे वर्क इट आउट एंड द रिलेशनशिप इज टर्न्स आउट टू बी ब्यूटिफुल एज एवर। बिल्कुल। और वही जैसे अभी डॉक्टर चंद्रा का एग्जाम्पल हम ले रहे थे कि वो बाहर रहता है तो बहुत प्लेजेंट पर्सनैलिटी है, बहुत केयरिंग है सबके लिए, और घर में आके वो एक कंट्रोलिंग इंसान बन जाता है। तो मेल्स के संग ये प्लस पॉइंट है ना, मेल्स घर से बाहर चले गए, वो एक अलग दुनिया में जाके बिजी हो गए, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है मूड चेंज करने की, फीमेल के पास नहीं है। तो मेल्स के लिए तो मतलब डुअल पर्सनैलिटी, मुझे लगता है ऑब्वियसली सारे मेल्स ही होते होंगे। अब अगर कोई भी मेल है, और मुझे लगता है मतलब जिस तरह के हमारे लाइफस्टाइल चल रहे हैं, बहुत बड़ा रेशो होगा कि हस्बैंड वाइफ में अक्सर रोज़ ही लड़ाई होती होगी, और वो रोज़ लड़के जाते होंगे, बहुत सारे होंगे इस तरीके के। तो वो सारे ही ड्यूअल पर्सनैलिटी होंगे, क्योंकि वो ऑब्वियसली जाके अपने ऑफिस प्लेस पे तो नहीं बताते होंगे कि मैं अपने वाइफ से लड़के आया हूँ, मेरा मूड खराब है तो मुझसे बात मत करो। तो इसको साइंटिफिकली एक टर्म भी तो दी गई है ना, नार्सिसिज्म कहते हैं इसको, नार्सिसिक पर्सनालिटी या कहते हैं। नार्सिसिस्ट एक टर्म है, एक बिहेवियर पैटर्न है, उसके बारे में लेकिन थोड़ा आप डिटेल में बताएंगे क्या है ये? ये ऑलवेज नेगेटिव नहीं होता है। नार्सिसिज्म इज पॉजिटिव ऑल्सो। देखो नार्सिसिज्म में क्या होता है, एक इंसान बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड होता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है। तो इसको मैं पहले इसका पॉजिटिव साइड बताती हूँ। इसको हम अ, थोड़े टाइम के लिए सेल्फ लव मान लेते हैं। ओके। देखो सेल्फ लव, अगर हम अपने बारे में अच्छा नहीं सोच रहे हैं, हम अपनी सेल्फ वर्थ को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, हम खुद के अंदर कुछ अच्छा नहीं देख पा रहे हैं, अपने लिए कुछ अच्छा बोल नहीं पा रहे हैं, तो आई डोंट थिंक हमें किसी और से भी एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो हमारी सेल्फ वर्थ को कुछ वैल्यू दें। कोई नहीं देगा। अगर आप ही खुद को पूरे डिवैल्यू टाइम कर रहे डिवैल्यू हैं। कर रहे हो, अपने बारे में गलत बोल रहे हो कि मैं ये नहीं कर पाती, मुझसे ये नहीं होगा, मैं किसी लायक नहीं हूँ, मेरे संग ही हमेशा बुरा होता है, या मेरी ही किस्मत खराब है, अगर आप ही नहीं कर रहे हो तो कोई और क्यों करेगा? वो तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे, बिल्कुल। है ना। तो सेल्फ लव हम सब में होना चाहिए, ये एक पॉजिटिव ट्रेट है, मतलब ये बहुत अच्छी क्वालिटी है अपने आप को कॉन्फिडेंट, अपने आप को हैप्पी मोटिवेटेड रखने के लिए। लेकिन सेल्फ लव तब तक ही अच्छा है जब तक आपका वो नेचर, सेल्फ लव वाला जो आपका वो सब्सटेंस है, वो किसी और को, आपके एनवायरनमेंट में जो दूसरे लोग हैं उनको हर्ट नहीं कर रहा है। आप एक डिटैचमेंट वाली स्टेट में नहीं चले गए हो कि आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, अपने बारे में मतलब अपनी खुशी के लिए आप दूसरों को हर्ट कर रहे हो, आप किसी और का ध्यान नहीं रख रहे हो, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो, आप अपने पार्टनर को वैलिडेशन नहीं दे रहे हो, आप अपने इन लॉज को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, आप अपने जो आपके कलीग्स हैं उनको डोमिनेट कर रहे हो कि नहीं मैं ही मैं हूँ। तो वो जो एक लिमिट होती है ना, अगर आपने वो लिमिट क्रॉस कर दी, तब वो नार्सिसिज्म बन जाता है। मेरे पास आजकल 3-4 साल से
ऐसे केसेस आ रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, जिसमें जब हम लोग देखते हैं कि एक पैटर्न है हस्बैंड का, उसको जिस तरह से उसको बिहेव कर रहा है, जिस तरह से उसके साथ बात कर रहा है, और कुछ ट्रिगर पॉइंट है हस्बैंड के, फिर वो उस पैटर्न, सेम पैटर्न उसका रिपीट होता है। तो ये नार्सिसिस्ट ट्रेट मुझे लगता है उसमें। और ये Definitely. जो फीमेल्स हैं, ऐसी फीमेल्स बहुत लॉन्ग टर्म उनकी शादी को हो चुके हैं, 15 साल से ऊपर हो गए हैं, एंड वो शादी में ट्रैप्ड फील कर रही हैं, काउंसलिंग के पास आ रही हैं, उस अपने पार्टनर से डरती हैं, उसको डिवोर्स भी देना चाहती हैं, लेकिन समथिंग इज बाइंडिंग देम एंड दैट इज हर चिल्ड्रन। बच्चों की देखो, वजह से वो रिश्ता नहीं जो है ख़त्म करना चाहती है। और इसमें जो है बहुत बड़ी भूमिका हमारी प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट करता है, क्योंकि ये बहुत सही समय पे इंडिया पे लागू हुआ 2005 में। और उससे पहले फीमेल्स के पास बहुत कम और लिमिटेड रेमेडीज थी, लीगल रेमेडीज, कि अगर हस्बैंड बहुत मार रहा है, बहुत उनके साथ हिंसक हो रहा है, या उनको हार्म कर रहा है, फिजिकल हार्म कर रहा है, तो मतलब यही है कि वो अपने मायके वापस आ जाएंगी और डिवोर्स का केस ये फाइल चेंज करेंगी। मेरे ख्याल से पिछले 2 डिकेड्स में आया हाँ, है, जब पिछले से 2 decades में आया जब है। से डिवोर्स और ये सब चीजें नॉर्मलाइज हो गई हैं तब से। तब से आया है, लेकिन ये करना पड़ा। लीगल जरूरी था। प्रोविजंस हमको स्पेशल एक्ट बनाने पड़े, क्योंकि हम लोग तब बहुत छोटे होंगे, तब ये ऐड आता था, आई वाज डिस्कसिंग दिस थिंग हाँ, विद माय दूरदर्शन मदर। पे ऐड आता था। तो माय मदर वाज टेलिंग मी, बेटा जब आप छोटे थे तो एक ऐड आता था जिसमें डॉल दिखाते थे, वो और जल बोला रही जाता होती था, थी देखिए वो जल रही होती थी, और बताया जाता कि था ऐड आपको, में अगर कि आपकी बेटी या बहू कोई जल जल रहा है रहा तो है तो उसे कैसे बचाना उसको है, कैसे बचाना है, उसके ऊपर कंबल डालना क्या है, पानी नहीं प्रिवेंटिव डालना है। मेजर्स लेने मतलब इट चाहिए। वाज, मतलब ब्राइट बर्निंग, बहुओं को जलाना 80s में हाँ, बहुत और बहुत 70s में इतना कॉमन प्रोमिनेंट था था। कि वो नॉर्मलाइज था, हाँ और एड्स आ रहे थे हाँ। प्रिवेंशन के। तब इस तरह का कोई लॉ नहीं था। तो एक फीमेल्स इतनी आज सब लोग बोल लेते हैं कि भाई महिलाएं आवाज उठा रही हैं, फीमेल्स केसेस फाइल कर रहे हैं, मेन डर गए, लोग शादी करने से डर रहे हैं, बट किसने उनको कंपेल किया कि एक लॉ स्पेसिफिकली बनेगा? समाज और आप ही सब लोग तो है ना, जिनकी वजह से फीमेल अनसेफ देखो, महसूस कर रही है अपने घर में। घर हमारी सेफ प्लेस होती है, और अगर वहां ही एक फीमेल सुरक्षित महसूस नहीं करती, तो उसको फिर ऑब्वियसली वो स्टेट के पास जाएगी, एंड देन फिर लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा, और फिर वो लॉ इन्फोर्स होएगा, एंड दैट इज हाउ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट केम इनटू बीइंग। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है एक फीमेल के लिए कि वो घर से निकल के जाके किसी को बाहर बता रही है, क्योंकि इतना सारा मतलब प्रेशर होता है एक फीमेल के ऊपर। मतलब सबसे पहला तो कि मायके में बताएंगे, क्योंकि मायके में कंडीशनिंग इस तरह की दी जाती है कि तुम ससुराल में जा रही हो, वही तुम्हारा घर है, तुम्हारी अर्थी आरती निकलेगी वहाँ निकलेगी। से। बड़े बड़े डायलॉग वो बॉलीवुड मूवीज वाले, भले ही आप कितना टॉर्चर हो जाओ वहाँ पे, अरे अर्थी अर्थी मर में ही जाती है ना, निकलना है। हाँ नहीं तो जल के मर ही तो हाँ जाती है ना। हाँ। कितनी सारी लेडीज मरी हैं, कितनी मायके सारी वाले डाउरी डेथ्स हुई हैं, मायके वाले लोग सपोर्ट भूल नहीं गए। कर रहे। ठीक है, लोग ये चीज भूल गए। दूसरा प्रेशर ये है कि सोसाइटी वाले क्या कहेंगे, भाई ये कैसी औरत है। तीसरा प्रेशर ये है कि अगर मैं लीगल हेल्प लेने जाऊंगी तो मेरे को पैसे भी तो चाहिए। नहीं, लेकिन लीगल हेल्प में मैं आपको ये बता दूं, ये वाला जो लॉ है, सबसे पहले तो ये डोमेस्टिक वायलेंस को किस तरह से परिभाषित करता है, मैं सिंपल लैंग्वेज में बता देती हूँ। बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है कि अगर किसी पर्सन को उसकी सेफ्टी, वेलबींग और हेल्थ और लाइफ को कोई हार्म पहुंचा रहा है, ठीक है, इतनी बेसिक की डेफिनेशन है, दैट इज नोन एज डोमेस्टिक वायलेंस। एक डोमेस्टिक सेटअप में, अब डोमेस्टिक सेटअप में हम लोग जनरली सोचते हैं इट्स ओनली बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। डोमेस्टिक सेटअप में आपके ब्रदर, आपके सिस्टर, आपकी मदर, आपकी ग्रैंड किन्हीं भी मदर, दो लोगों आपके के बीच सिस्टर में इन हो लॉ, सकता है। किसी के साथ भी अगर कोई मिसट्रीट कर रहा है, वो सब घरेलू हिंसा में और इस डीवी एक्ट का फायदा उठा सकते हैं। प्लस दिस इज नॉट ओनली फॉर हिंदूज, this is applicable on women in general of all religion, be it Hindu, Muslim, Christian, पारसी, ज्यू, सबके ऊपर एप्लीकेबल है। बस उनको वुमेन होना है। वो वुमेन एक सिस्टर भी हो सकती है, वो वुमेन एक मदर भी हो सकती है। बीवी भी बहुत हो सकती आजकल है, एल्डर अब्यूज बहुत देखने कुलीग को भी मिल हो रही सकती है है। कि बेटे खुद अपनी बूढ़ी मम्मी को मार रहे हैं, और जिससे कि प्रॉपर्टी उनके नाम हो जाए। ठीक है, सो इवन सच elderly senior citizen women can take advantage of domestic violence act,
डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये मैं मिथ दूर करना चाहती हूँ भावना, सबका। इट इज नॉट ओनली बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। अगर हस्बैंड वायलेंट होके मारेगा आपको, सिर्फ उसी के लिए ये एक्ट नहीं है, इट इज फॉर एवरी वुमेन। और ये जेंडर बेस्ड नहीं है। यूजुअली जब भी हम डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक इमेज बनती है कि ऑलवेज मेल्स ही करते हैं, ऐसा नहीं है, फीमेल्स भी करती हैं। डेटा के हिसाब से अभी 10% मेन जो हैं दे आर बिकमिंग विक्टिम्स ऑफ डोमेस्टिक देखो वायलेंस। वो अभी जो ये बहुत हाइप हो रहा है ना कि फीमेल्स ने, अभी जैसे वो ड्रम वाला, नीले ड्रम वाला बहुत वायरल हो रहा है। मेरठ वाला हाँ, केस। कि भाई अब तो फीमेल्स ने अति कर दिया है। देखो मेल्स तो हमेशा से करते आ रहे थे। वो भूल गए तंदूर हत्याकांड, कब What से they करते did? आ रहे थे, तब फीमेल्स आवाज नहीं उठा रही थी, ये चीजें सामने नहीं आ रही थी। कितने ऐसे केसेस हैं जो किसी को Violent पता ही cases, नहीं है। brutal cases of मेट्रो सिटीज crime में तो हुए हैं, चलो, तब जाके लॉ इस तरह मेट्रो का बना सिटीज है। में तो पता चल जाते हैं, छोटे छोटे शहर शहरों हैं, में कस्बे हैं, गांव हैं, आज तक वहां पे दहेज के लिए जलाया जाता है बहुओं को। दहेज के लिए छोटी छोटी बातों पे मारा जाता है, उनको अपने मायके वालों से मिलने नहीं दिया जाता है, घर के सारे काम उनसे कराए जाते हैं, बिल्कुल नौकर की तरह ट्रीट किया जाता है, उनके बच्चे तक उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। आई एम टेलिंग यू, पढ़े लिखे घरों में भी ऐसा होता है जहाँ पे एजुकेटेड लोग हैं। यू वोंट आप बिलीव देख, भावना, you won't पुलिस ऑफिसर्स के घर में भी ऐसा हो रहा है, लॉयर्स के घर में भी ऐसा हो रहा अरे है। आज के टाइम में मतलब इतनी एजुकेशन फीमेल हो लॉयर्स गई की है, बात करूं मैं, फीमेल पुलिस ऑफिसर्स की बात कर रही हूं, इतनी दैट दे आर education- आल्सो विक्टिम्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। इतनी एजुकेशन हो गई है, उसके बावजूद भी आज के टाइम में पीरियड्स के टाइम पे फीमेल्स को ज़मीन पे बिठाया जाता है, उनको बिस्तर पे सोने नहीं दिया जाता, उनके बर्तन अलग रखे जाते हैं, उनके संग बिल्कुल अछूत वाला व्यवहार किया जाता है। क्या मतलब ये क्या है? दिस इज रिडिकुलस। मतलब आप उन्हीं देवी को आप पूज रहे हो, कामाख्या देवी को पूजने जा रहे हैं इतनी दूर तक, लेकिन आपके घर में अगर किसी लेडी को पीरियड्स हो गए तो आपने उसको अलग कर दिया बिल्कुल जी। और तुम्हें तो ये स्टार्ट क्यों हुआ था? ये स्टार्ट इसलिए पीरियड्स से स्टार्ट हुआ था कि मतलब उस जमाने में हमारे हाउस होल्ड चोर्स डिफाइन थे, और एक फीमेल जो थी उसको सिर्फ घर ही देखना पड़ता था, किचन संभालना पड़ता था पूरा सुबह से लेके रात तक, तो उसको थोड़ा रिलीफ दिया जाए रेस्ट, during her रेस्टिंग पीरियड, menstruation एज अ cycle। रेस्टिंग पीरियड इसलिए उसको ये बोला उसको जाता बोला था कि जाता आपको at least, रेस्ट करना please है। take हाँ, rest। हाँ। our ancestors ने मिसेज में ये कि दिखाया है ना। हाँ, तो आप ये देखिए ना, ये रीजन था। हाँ। और यहाँ पे तो अब कुछ और ही उसको कल्चर हाँ, बन गया है। मतलब आप ये देखिए उसमें मिसेज में वैसे तो उसको सुबह से शाम तक पूरा नौकरानी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था, वो 4 दिन में तुम अछूत हो गई, अब तुम किचन में मत जाना। प्लस उनकी जो मेड थी हाँ। उससे वो वैसे भी हाँ। छुआछूत करते हाँ, थे। हाँ। लेकिन जब वो 4 दिन wife के लिए को- वो हाँ, अच्छी हो गई, और वो उसका बनाया हुआ खाना भी खा रहे हैं। सब कर रहे हैं, तो अब वो 4 दिन अगर डबल आप, स्टैंडर्ड्स नहीं है ये। और उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, नहीं, वो मेड They हायर could कर do- सकते थे। Yes। तो क्यों नहीं करी? आप वो मेड जिससे आप 4 दिन काम करा रहे हो उससे पूरे महीने क्यों नहीं करा सकते? करा सकते हो ना, क्योंकि ये आपको आपकी अपनी डबल अपने घर की फीमेल्स की लाइफ आपको हेल्प करनी हाँ। है ना, यही कंडीशनिंग हुई है। आप आउट ऑफ द बॉक्स तो सोच ही नहीं सकते हो, जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स और फादर्स और जनरेशंस और मतलब करते आ रहे हैं वही आपको करना है। उसमें एक बहुत गलत चीज मुझे ऐसे लगती है, देखो इंडियन फैमिलीज में हम अक्सर बोलते हैं पर्दा प्रथा, पर्दा होना चाहिए, बहुओं को पर्दा करना चाहिए, तो पर्दा एक तरफ से थोड़ी हो सकता है, मेल मेंबर्स को भी तो ये सोचना चाहिए, घर के जो मेल मेंबर्स हैं उनकी भी एक बाउंड्री होनी चाहिए। हम इंडियन फैमिलीज में ऐसा बोला जाता है, बेटियों से पैर नहीं छुलवाते हैं, फुटवेयर्स हम अपने बेटियों से नहीं उठवाते हैं, लेकिन आप झूठे अपनी बर्तन भी नहीं उठवाते हैं। आप अपनी बहू से उसको चप्पल भी वो ला के देंगी। झूठे बर्तन भी वही उठा देखो के आप लेके जाएंगे। फिजिकली डिसेबल्ड हो, कोई प्रॉब्लम है तो समझ में आता है, उसकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सेवा करना। उसकी नहीं तो किसी की भी। हाँ, जो भी अवेलेबल है घर में, ऐसा थोड़ी है कि घर में हमेशा सभी रहते हैं, कई बार हो सकता है कोई और नहीं है, बहू है तो बहू ने कर दिया, नॉट अ बिग डील। लेकिन इंटेंशनली आपकी नहीं जी मैं तो, मेरे पैर जमीन पे गंदे हो जाएंगे, बिल्कुल मेरे को सामने ही चाहिए और आप ही ला के देंगी, एंड उसके बिल्कुल 2 कदम दूरी पे शूज रखे हुए हैं। इतनी तो डिग्निटी मेंटेन It was करनी too much, चाहिए। लेकिन- बहू है लेकिन है तो एक फीमेल ही। जो मिसेस में दिखाया ये हमारे स्टीरियोटाइप बिहेवियर है, जो कि बहुत सारे घर में ऐसा होता है। हाँ, मतलब सिलवट्टे की ही चटनी खाएंगे हम। हाउ स्टूपिड इज दिस? मैं ये नहीं कह रही कि उसको सिलवट्टे की चटनी नहीं बनानी चाहिए। देखो एक लड़की आपके घर में आई है, उसको नहीं आती सिलवट्टे की चटनी बनानी, सीख जाएगी, लेकिन उसको टाइम तो दो।
और प्लस रोज रोज तो वो नहीं बना पाएगी कई ना। बार ऐसा हो सकता है कि उसके पास टाइम नहीं है, उसके पास और भी बहुत सारे काम है, और जरूरी नहीं है वो अपने पर्सनल काम आपको बता पाए कि आप उससे एक्सप्लेनेशन मांगो कि तुमने आज क्यों नहीं बनाई, वो नहीं बता सकती। एक फीमेल की बहुत सारी पर्सनल चीजें होती हैं, तो अगर जिस दिन उसके पास टाइम है वो बना देगी, नहीं है तो वो सोचेगी यार मुझे टाइम बचाना है, ये मिक्सी है किस लिए है हमारे घर में, इसका इस्तेमाल करो ना। आज के टाइम में तो मतलब सब यही सोचते हैं ना, टाइम बचाओ टाइम बचाओ, टाइम की एक्चुअली ज्यादा टाइम वैल्यू किधर है। है? तो ये सब चीजें सोचनी चाहिए। मेल मेंबर्स अगर इस तरह की चीजें करेंगे और घर की औरतें उनको सपोर्ट करेंगी, दिस इज सो रिग्रेसिव। मतलब वो उसकी जो सास थी उसको भी थोड़ा उनके सपोर्ट में जबकि वो बोलना पीएचडी चाहिए। थी, इट वाज हाँ, सेड दैट वो पीएचडी मतलब है, just डॉक्टरेट because है, लेकिन घर में है ना, आप उस चीज को सैक्रिफाइस किया, लर्न झेलते आ रहे हो, आपने उस चीज को नॉर्मलाइज कर दिया, अब आपने आप बैज ऑफ ऑनर बना दिया ना उसको, गुड वाइफ, गुड गुड वाइफ विद मदर। बैज ऑफ ऑनर। हाँ, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी बहू भी करे, तो वो कैसे करेगी, नहीं कर पाएगी। और मैं ये नहीं कह रही कि नहीं करना चाहिए, वो करेगी तो अपनी मर्जी से करेगी, उसको थोड़ा टाइम दो कि वो आपके लिए अपनी खुशी से करे। देखिए वो थोड़ा सा डांस भी कर रही है, तो उसके फादर इन लॉ ने उसको कितना ऑफेंड वो हो गए हाँ। दैट शी इज डांसिंग एट होम। हाँ, अरे घर में ही तो कर रही है, उसके भी तो कुछ हॉबीज हैं, उसके भी कुछ एस्पिरेशंस हैं। अब वो घर का पूरा काम उसने निपटा दिया, उसके बाद वो अगर जॉब के लिए जा रही है तो नहीं जी, No, हमने she मना shouldn't किया be था there. ना। क्यों, ऐसा क्यों? अगर लड़का जॉब करते हैं, हम कभी उससे नहीं पूछते हैं कि आपको, मतलब वो हमसे परमिशन नहीं लेता कि मैं जॉब कर लूं, तो एक लड़की को या एक बहू को परमिशन क्यों चाहिए? परमिशन उसका क्यों चाहिए? परमानेंट, उसका वो फंडामेंटल राइट नहीं है? हाँ, मतलब देखो, आपके घर में कोई भी मेंबर है, आपकी बीवी है, आपकी बहू है, आपका बेटा है, वो एक इंडिविजुअल है, सबकी अलग अलग चॉइसेस हैं, सबकी हॉबीज़ हैं, सबके एस्पिरेशंस हैं। आपका बेटा भी अपने काम पे जाता है, वो उसका पैशन है, वो आके कितना प्राउडली बता रहा था कि मैं पूरे दिन काम करता हूँ। तो आपकी बहू का भी कोई पैशन हो सकता है, अगर उसको कोई चीज़ करने से खुशी मिल रही है और उस चीज़ से आपको कोई हार्म नहीं हो रहा है, तो आपको क्या परेशानी है? जीने इट्स दो। नॉट अबाउट मनी। हर औरत पैसे के लिए काम नहीं नहीं करती। करती। उसको ऐसा लगता है मैं बाहर जाऊंगी, मेरा थोड़ा सा मूड चेंज होगा, मैं 10 लोगों से मिलूंगी। और जो एक औरत या कोई भी आदमी, अगर आप सिर्फ अपने घर में बैठे हुए हो ना, किसी से नहीं मिल रहे हो, तो आपकी मानसिकता बहुत कंजर्वेटिव हो जाती है, क्योंकि आपके पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है ना, आपको पता ही नहीं है बाहर हो क्या रहा है, ना पॉजिटिव एक्सपीरियंस है ना नेगेटिव जो आप एक्सपीरियंस देख है। रहे हो बस आपका वर्चुअल इमेज में देख रहे हो, आपका सोशल कोई मीडिया में देख रहे ओपिनियन हो। ही नहीं है, आप वो कुएं के मेंढक बने हुए हो। आपकी जो सोच, आपने जो, जब आप आए उसी को आप पकड़ के बैठे हुए हो, लकीर के फकीर बने हुए हो। यू आर नॉट रेडी टू चेंज। चेंज। और आप जब बहू देखने जा रहे हो तो पढ़ी लिखी बहू चाहिए, तो क्यों चाहिए फिर किसी गांव से जो लड़की पढ़ी लिखी नहीं है, जिसके कोई एस्पिरेशंस नहीं है, उससे पूछ लो भैया तुझे जॉब तो नहीं करनी है, तेरी ऐसी कोई इच्छा तो नहीं है? गांव की लड़कियों तो की भी पूछ लेना इच्छाएं चाहिए, होती है, उनके भी पूछ लेना एस्पिरेशंस चाहिए होती कि हैं। तुम्हें ऐसी कोई इच्छा तो नहीं है, अगर है तो भैया हमारे घर की बहू मत बनो, मत करो हमारे बेटे से शादी। क्लियर दीज थिंग्स, बता दो कि हमारी ये एक्सपेक्टेशन है, हम अपनी बहू को काम नहीं करने देंगे जी। और फिर झूठे झूठे वो मत दिखाओ सपने कि हमारे घर में तो बहुओं को बेटियों के जैसे रखा और हम तो बड़े फॉरवर्ड थिंकिंग है। क्या वाकई में आप लोग बहुओं को बेटियों की तरह से ट्रीट करते हैं? नहीं। आपकी बेटी की जब शादी होती है, आपका दामाद घर में आता है, आप इतने सारे एफर्ट्स करते हो, दामाद की पसंद का खाना बनेगा जी, दामाद जी को बुरा नहीं लगना चाहिए, दामाद जी के सामने कोई भी कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलेगा जी, दामाद जी की इमेज पे कोई वो बात नहीं आनी चाहिए, दामाद जी को जाते समय अच्छे अच्छे गिफ्ट्स भी देने, उनको बुरा नहीं लगना चाहिए। दामाद जी क्या- इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। क्या ये सब चीज़ें, इतने एफर्ट आपने अपनी बहू के लिए किए, जबकि दामाद पूरी लाइफ आपके लिए एक गेस्ट ही रहेगा। फीमेल जो एक आपके घर में आई है, बहू बन के आई, बुरे वक्त में बहू ही बुरे काम वक्त आएगी। में बहू काम आएगी, वो आपकी एक परमानेंट फैमिली मेंबर बन गई है। लेकिन क्या होता है, एक ऑप्शन है, एक आउटसाइडर मान के चलते हैं कि अगर उसने कोई गलती भी कर दी है तो हमारे पास ऑप्शन है जी, हम तो तुरंत बोल देंगे तेरी माँ ने कुछ नहीं सिखाया, तू अपने घर से सीख के नहीं आई, नहीं क्यों सीखा आए? भाई, नहीं वो सीखा। अपने घर से क्यों सीख के आए? जब बोलते हैं कि शादी के बाद लड़की को एक नए घर में आके एडजस्ट करना है, तो आप उसे सिखाओ ना, और सिखा रहे हो तो प्यार से सिखाओ, ताने मत मारो कि तेरी माँ ने कुछ नहीं सिखाया, तुझे ये नहीं आता। मतलब आप नहीं तो मार ही आता रहे भाई, हो। नहीं आता। रिश्तेदार जो आ रहे हैं, वो मिसेज में जो उसको ताने मार रही थी, उसकी उसकी बुआ कि बुआ। हमने सुना तुम्हें खाने के बीच बीच में चुगने की आदत है। तो क्या हुआ, आपकी बेटी भी खा रही है अगर, तो आप उसको ऐसे नहीं बोलोगे, लेकिन बहू को बोल रहे हो क्योंकि वो आउटसाइडर है,
तो आप मान के ही पहले से चल रहे हो कि वो कि outsider आउटसाइडर है, है। आप उसका वेलकम ही नहीं कर रहे हो। उसके बाद आप बुरा मना रहे हो, बुरा मान रहे हैं अब सब लोग कि अरे बहुएं जो हैं वो तो हमारे बेटों को अलग कर रही हैं और हम हमसे, और हम लोग सब अलग बहुएं अलग अलग न्यूक्लियर नहीं फैमिली करती सेटअप हैं, में रह रहे हैं। बहुएं अलग नहीं करती हैं। होता क्या है, जब आपकी फैमिली में इस तरह के डिस्प्यूट हो रहे हैं, आपका बेटा तो बाहर है, पूरे दिन आपकी और आपकी बहू के ये किटपिट चल रही है किसी ना किसी चीज़ को लेके, अब वो आपसे तो कहेगी नहीं, वो रात में हस्बैंड पे ही गुस्सा निकालेगी, तो उन दोनों के बीच में क्लैशेस होंगे। तो फिर अल्टीमेटली जब वो क्लैशेस बढ़ते जाएंगे तो वो दोनों क्या डिसीजन लेंगे कि चलो अलग चल के रहते हैं। हालांकि ये कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन उनको उस समय वही सोल्यूशन दिखाई टेम्पररी देता है। सोल्यूशन। उसके भी अपने मतलब फायदे अपने भी हैं, challenges हैं। नुकसान भी हैं। न्यूक्लियर फैमिली में रहना इजी नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं है। जॉइंट फैमिली के बहुत फायदे हैं। आपका बच्चा है, अगर आप बाहर जा रहे हैं फॉर एनी रीजन, आप सेफ्टी है, यू घूमने जा हैव रहे हो, चाहे आप समबडी। जॉब करने जा रहे हो, आप इन लॉज के पास बच्चे को छोड़ सकते हो। एक केयर टेकर के पास छोड़ना और एक फैमिली मेंबर के पास छोड़ना, बहुत difference है। मेजर डिफरेंस। बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं कि केयर टेकर्स बच्चों को किस तरह से यूज करते हैं, उनको ऑब्वियसली आई डू यूज वर्क फॉर करते हैं, चाइल्ड उनको सेक्सुअल अब्यूज मारते हैं। केसेस। हाँ, तो और मतलब बहुत सारे केसेस और देखे हैं। देखो, नो डाउट केयर टेकर आप कितना ही अच्छा देख के उसको रख लो घर में, लेकिन उसकी खुद की क्या वैल्यूज हैं, वो आपके बच्चे को क्या वैल्यूज दे रहा है, आपको नहीं पता। गालियां सिखा रहे हैं बच्चों को। हाँ। और मैं आपको एक केस बताऊं, बैंगलोर में केस हुआ था। वर्किंग लेडी थी और उसने मतलब बहुत मतलब रिनाउंड एजेंसी से नानी रखी अपने इन्फेंट बच्चे के लिए, और वो काफ़ी मतलब हाई प्रोफाइल जॉब में थी। तो एक दिन वो घर जल्दी आ गई। वो हमेशा ये देखती थी, वो और उनके हस्बैंड, कि जब भी हम आते हैं बच्चा हमेशा सोता रहता है। मोस्ट ऑफ द टाइम द चाइल्ड इज अस्लीप। वो इतना क्यों सो रहा है, कुछ फिशी लगा उसने। और वो एक दिन अपने नॉर्मल रूटीन से जल्दी आ गई वहाँ से, ऑफिस से, और उसने ये देखा कि जो नानी थी वो बच्चे को ड्रग करके उसको मतलब मार्केट प्लेस में जाके उससे भीख मंगवाती अरे थी, बाप रे, कपड़े चेंज करवा के उसके। अब देख लो। सो मतलब क्या फायदा कि हम इतने पैसे कमा के हम कमा रहे हैं, ठीक है, इतने एफर्ट कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, और हमारा जो बच्चा है वो वॉयलेट हो रहा है और उसको लोग अब्यूज़ कर रहे हैं हमारी आंखों के पीछे। तो आज की तारीख में तो बच्चे तो सेफ है ही नहीं। अब देखो, जैसे हमने अभी बात की कि बहुओं को एक वेलकमिंग जेस्चर नहीं देते हैं या उनको यू नो एक्सेप्ट नहीं एक्सपेक्टेशंस। करते हैं, तो अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि हम इसको जनरलाइज कर दें कि सारे सास ससुर ही ऐसे होते हैं। कई बार बहुएं भी गलती करती हैं, लेकिन सारे नहीं मेजर होते ऐसे। मेजर कंसर्न ये है कि अगर आपकी बहू गलती कर रही है, आपकी बेटी भी गलती करती होगी, तो आपके पास वो ऑप्शन नहीं होता ना कि हम इसको ताने मारें या इसको घर से कि तू जा अपने मायके जा वापस। नहीं है वो ऑप्शन उसको कहीं भेजने का। लेकिन बहू के लिए ऑप्शन है, क्योंकि वो बाहर से आई है, तो आप उसको कभी भी टाटा बाय बाय बोल सकते हैं। अब के टाइम में तो मतलब और ही ज़्यादा नॉर्मलाइज हो गया, पेरेंट्स ही सपोर्ट कर रहे हैं लड़कियों को लड़कों को दोनों को, कि अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो डिवोर्स ले लो। बहुत ईजी हो गया आज के टाइम में। तो ये ऑप्शन अगर आप लेके चल रहे हैं एंड देन उस एटीट्यूड से आप उसको डील कर रहे हैं, सपोज अगर आपकी बहू में कोई प्रॉब्लम है, वो नहीं समझ पा रही है आपको, तो आप उसकी काउंसलिंग करा सकते हैं। कई बार हम अपने बच्चों की भी काउंसलिंग करा देते हैं कि हमारा बच्चा भाई बहुत एग्रेसिव हो गया, हमारी बात नहीं समझ पा रहा है, तो आप कुछ एफर्ट तो करो कि उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आए, उसको टाइम दो, उसको समझाओ, कुछ ना कुछ तो एफर्ट आप कर सकते हो, बजाय नेगेटिव इसके। स्टेटमेंट्स दे के उसको और रिडिकिल करके उसकी सेल्फ एस्टीम की धज्जियां उड़ा रहे हैं आप। समझने वाली बात यह है कि बहू जो आपके घर में आ गई है वो अब आपके घर का एक असेट बन गई है। उसको ऑप्शन मत मान के चलो, वो अच्छी है या बुरी है, वो है, एक्सेप्ट दिस। एंड एवरीबॉडी इज हैज सम फ्लॉज। हाँ, तो आप में भी Nobody is बहुत सारे perfect. फ्लॉज होंगे, Nobody बैठ is के perfect. बात करो, उसको अपने बच्चे की तरह ट्रीट करो, डांटो, प्यार से समझाओ, बट उसको ऑप्शन मत दो कि भैया तुम अलग हो जाओ। और समझने वाली बात, सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी वजह से इन लॉज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसका रिलेशनशिप खराब होगा? आपके बेटे और बहू का। बिल्कुल। ये एक टर्म होती है, इसको हम मीडियम मैक्सिमाइज बोल सकते हैं। इसकी वजह से कई बार कपल्स भी बहुत मिस्टेक कर देते हैं। एक हस्बैंड वाइफ जब दोनों की शादी होती है तो दोनों का मेजर गोल क्या होता है कि हमें एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे के गोल्स को सपोर्ट करना है, फैमिली प्लान करना है। एंड वी हैव टू ग्रो टुगेदर। अब इस प्रोसेस में आपके एनवायरनमेंट में जितने लोग हैं आसपास,
वो सब नो डाउट इम्पॉर्टेंट हैं, कुछ लोग बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, कुछ कम इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन उनका कोई मेजर रोल नहीं है। तो अगर आपकी लाइफ के गोल्स में कहीं वो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहे हैं या कोई ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं, तो यू हैव अ राइट, आप उनको डिसरिस्पेक्ट मत करो, लेकिन इग्नोर कर सकते हो एक्चुअली। और वो आपको करना चाहिए। अगर कोई भी पर्सन आपको एक नेगेटिव जोन में लेके जा रहा है, यू हैव अ राइट कि उसको अपने क्लोज सर्कल से थोड़ा सा शिफ्ट करके आउटर Boundaries. सर्कल में डाल दो। बाउंड्रीज। अपनी बाउंड्रीज को मेंटेन करो, इफेक्ट मत हो उनसे, अपने रिलेशनशिप को मत इफेक्ट करो। सपोज मेरा एक गोल है कि मुझे यहाँ से वहाँ तक जाना है। अब इस बीच में मुझे जितने लोग मिल रहे हैं, मैं उन सबसे बात करती जा रही हूँ, उनकी नेगेटिविटी में अट्रैक्ट करती जा रही हूँ, एंड देन जब मैं अपने गोल पे पहुंची हूँ, वहाँ जाके मैंने सारी नेगेटिविटी निकाल दी। हस्बैंड के पास पहुंचते ही मैंने सब वॉमिट कर दिया, जितना मैंने यहाँ से ग्रैस्प किया है। तो क्या होगा? झगड़ा वहाँ होगा। और ये जो बीच के लोग थे, इन्होंने क्या किया? इनको मज़े आए, कुछ मिला नहीं मिला। तो ये बीच वाला जो प्रोसेस है, इसको कट डाउन करो ना। दिस इज इन लोगों को इम्पोर्टेंट। क्यों इम्पोर्टेंस देनी है? बिल्कुल। रिस्पेक्ट करो, डिसरिस्पेक्ट मत करो। यू कैन ऑलवेज इग्नोर देम पोलाइटली। अपनी एक बाउंड्री मेंटेन कर लो। अगर उनकी कोई बात समझ में आती है मान लो, नहीं समझ में आ रही है रिस्पेक्टफुली उनको बोल दो कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ, बस। बिल्कुल। मतलब एक उस जोन में भी मत जाओ। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो आपके हस्बैंड के पेरेंट्स हैं या रिलेटिव हैं या नेबर हैं, वॉट एवर दे आर, फ्रेंड्स हैं। हाँ जो भी हैं, उनकी एक डिग्निटी मेंटेन करो। पोलाइटली उनको इग्नोर कर दो और अपने रिलेशनशिप पे ध्यान दो। वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। वर्क आउट ऑन योर रिलेशनशिप, वर्क आउट ऑन योर डिफरेंसेस, ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। हाँ। और ज़रूरी नहीं है हम लोग मतलब घूम फिर के फिर इसी टॉपिक के ऊपर आ रहे हैं, घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस। तो डोमेस्टिक वायलेंस की लीगल डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, लेकिन हम लोग जनरली यही समझते हैं। इसके कुछ टाइप्स भी हाँ, होंगे। क्योंकि हाँ। मिथ यही है कि भाई चोट दिख रही है, हाँ। फिजिकल अब्यूज जो है वही एक फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, जहाँ उसको हार्म फिजिकली हो रहा है, उसको आप मार रहे हैं, पीट रहे हैं, बाल खींच रहे हैं, पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, किक कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ यही घरेलू हिंसा की उसमें आता है परिभाषा में, तो ऐसा नहीं है। सेक्सुअली वायलेट कर रहे हैं। हाँ, तो इसमें देयर आर टाइप्स ऑफ इट। फर्स्ट इज फिजिकल अब्यूज विद इन अ डोमेस्टिक सेटअप बाय द परपेट्रेटर ऑन द विक्टिम, और एंड विक्टिम हैज टू बी अ फीमेल अंडर दिस पर्टिकुलर लॉ। एंड दूसरा हो गया आपका इमोशनल अब्यूज, हमारा जो मेंटल अब्यूज है, जहाँ वर्बली हमको ताने मार रहे हैं। अब उसमें सब ताने आ गए, और जो अब्यूसेस हेरल्ड कर रहे हैं, सार्केज्म में आपको, सरकाज़म में कुछ कर रहे हैं, प्लस अगर आपको आइसोलेट कर रहे हैं वो, ठीक है, या फिर आपको रिडिकल कर रहे हैं पब्लिकली या अपने रिलेटिव्स के सामने, तो ये सारी चीज़ें इमोशनल अब्यूज़ में आ जाएंगी। और आज की तारीख में बड़े मतलब 2022 में PIL भी फाइल हुई थी इसके ऊपर। देयर इज समथिंग नोन एज मैरिटल रेप, और बहुत सारे NGOs और बट मैं यहाँ वुमेन पे राइट आपको एक्टिविस्ट। एक थोड़ा सा डिस्टर्ब करूंगी। क्या रेप वर्ड मैरिटल के नाम से वही, जाना हाँ, जाना चाहिए? हाँ, तो मैं वही बता रही हूँ कि लोग जो है सिर्फ कंसेंट को इम्पोर्टेंस देते हैं। दो अडल्ट्स हैं, अगर वो अपनी कंसेंट से सेक्सुअल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं, तो वो एक अच्छी रिलेशनशिप मानी जाती है। जहाँ पे एक पर्सन की कंसेंट नहीं है और दूसरा पर्सन उसको इस्टेब्लिश कर रहा है फोर्सफुली विदाउट कंसेंट, उसको तुरंत रेप मान लिया जाता है। ठीक है, हमारी ये कंडीशनिंग, कल्चरल कंडीशनिंग बहुत टाइम से हुई है। और यहाँ पे हर वो फीमेल जो आज आवाज उठा रही है कि मैरिटल रेप जो है उसको एक्सेप्शन क्यों माना गया है अंडर द रेप प्रोविजन, और उसको भी आपको क्रिमिनलाइज करना चाहिए। तो मैं उन सबको बताना चाहती हूँ कि जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, इसमें एक फॉर्म ऑफ वायलेंस है जिसको सेक्सुअल वायलेंस कहते हैं, मैरिटल सेक्सुअल वायलेंस जो है। तो इसमें यही हो गया कि अगर हमारी पार्टनर ने हमारे साथ बिना हमारी कंसेंट के अगर रिलेशनशिप्स इस्टेब्लिश करे, या बार बार इस्टेब्लिश कर रहे हैं, या फोर्सफुली इस्टेब्लिश कर रहे हैं, या हमको थ्रेटन करके वो अगर रिश्ते इस्टेब्लिश कर रहे हैं इस तरीके के, तो वो सेक्सुअल वायलेंस की श्रेणी में आते हैं। और वो सेक्सुअल अब्यूज
माना जाता है अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट. सो वी ऑलरेडी हैव अ लॉ विच इज टेकिंग केयर ऑफ इट. क्योंकि हम लोग सब ये समझते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस एक सिविल एक्ट है. तो मैं बताना चाहूँगी कि इसमें जो प्रोविजंस हैं, अगर चार्जेस प्रूफ हो जाते हैं तो अंडर सेक्शन 19 मजिस्ट्रेट को ये पावर है कि अगर ये प्रूव हो जाता है कि सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है, बिना उसकी कंसेंट के हुआ है, तो फिर उसके साथ क्रिमिनल पेनल्टीज लग जाती हैं उसके मेजर ऊपर. पॉइंट इज कंसेंट. मेजर पॉइंट इज कंसेंट एंड मेजर जो आपने बोला था कि मैरिटल और रेप नहीं अच्छा लगता, बिकॉज मेरे हिसाब से मैरिज जो है एक बहुत प्योर बहुत प्योर चीज है. प्लस ऑर्गेनाइजेशन है. इंडिया एक जैसे हाँ, एक कंट्री हमारा है, जो ट्रेडिशनल कंट्री, यहाँ पे मैरिज को एक डेफिनेटली सेक्रामेंट मानते हैं. तो वहाँ रेप पे जैसी चीज मैरिटल उसके संग रेप नहीं वर्ड करना नहीं चाहिए. जोड़ना चाहिए. तो मुझे लगता है कि एक जो डिग्निटी है मैरिज की वो स्पॉइल हो जाएगी. ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है. एंड ये मैनी माइट फील ऑफेंडेड, ठीक राइट. है. मैनी पीपल हु आर इन फॉर अ सेपरेट मैरिटल rape law, they might feel offended with my thoughts, और ये but जो my thoughts are my thoughts and I have the freedom to express them. मैराइटल रेप जिसको हम बोल रहे हैं, जिसमें हम मेजर कंसर्न जो है कंसेंट ही है. कंसेंट कंसेंट नहीं ही, है अगर, है ना. कंसेंट नहीं है. हाँ. तो ये होता क्यों है, इसके पीछे बहुत छोटी छोटी सी मतलब कारण है. जैसे अभी मैंने पहले आपको लव लैंग्वेज बताया लव था. लैंग्वेज नहीं समझ में आती. हाँ, जो मैंने आपको Men सेक्सुअल women टच में वाली बात बताई थी कि बिल्कुल. कई बार मेल्स अपने पार्टनर को ईज करने के लिए सेक्सुअल टच देते हैं, लेकिन फीमेल्स को नॉन सेक्सुअल टच चाहिए. एक वो रीज़न हो सकता है. तो ये बहुत छोटा सा इशू है. मतलब वही इंसान जिसके संग आपने कंसेंट दे के पहले कभी इंटीमेट रिलेशनशिप बनाया है, जस्ट बिकॉज थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, आप उसको एक रेपिस्ट का लेबल लगा दो. इट्स नॉट फिर वो राइट. रिश्ता क्या रह गया? इट्स मैं नॉट आप ये राइट. बताइए ना. फिर वो आपकी कोई लायबिलिटी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मैरिज का बनती है एज या ए नहीं बनती इंस्टीट्यूशन है. खत्म हो जाएगा. एंड सेकेंडली एक और चीज़ हो सकती है कि कंसेंट नहीं है, तो कंसेंट क्यों नहीं है, उसका रीज़न क्या है. अब इनफिडेलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. फीमेल्स नो डाउट अभी बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइज्ड कल्चर से इफ़ेक्ट हो रही हैं. आपने देखा होगा नाइट कल्चर फीमेल्स में भी अब बहुत इन हो गया है. बहुत सारी बहुएं ऐसी हैं जो लेट नाइट क्लबिंग करती हैं. उनके हस्बैंड अगर कहीं बिजी हैं या वो इमोशनली अनअवेलेबल So हैं, they have the right to हाँ, live their उनको एक life. सेकंड ऑप्शन चाहिए. उनको अपनी हैप्पीनेस Friends के लिए चाहिए, फ्रेंड्स happiness चाहिए. चाहिए. वो चाहे मेल फ्रेंड्स हो या फीमेल Female फ्रेंड्स friends हो, हो, doesn't matter. दे सीक देयर हैप्पीनेस आउटसाइड. वो जाती हैं नाइट क्लब्स में, लेट नाइट घर आती हैं. अब ये तो एक इमोशनल वो हुआ कि आपने इमोशनली अपने आप को हैप्पी करने के लिए ये एक वो ढूंढ लिए दूसरे रास्ते. लेकिन अब जब आप इमोशनली किसी के संग कनेक्ट हो रहे हो तो फिर वो धीरे धीरे एक्स्ट्रा मैरिटल में भी कन्वर्ट होता है. तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का ये एक रीज़न भी है कि आप जब अगर आपका पार्टनर इमोशनली अनअवेलेबल है तो आप एफर्ट्स करने की बजाय दूसरा ऑप्शन आपने ढूंढ लिया. इजी वे आउट ढूंढा ना आपने आप अपने को बाहर please करने के इन्वॉल्व लिए. हो गए. तो अब अगर आप किसी और के संग इमोशनली इन्वॉल्व हो रहे हो, अगर आपका जो एक प्लेटोनिक ही है रिलेशनशिप. अगर आपके हॉर्मोन्स उस इंसान के लिए स्टिमुलेट हो रहे हैं तो डेफिनेटली इधर कम होंगे. तराजू में जब एक पलड़ा Imbalance होगा. ऊपर जाता है तो दूसरा नीचे आता है ना, वही वाला है ना. बिल्कुल. तो अगर वहाँ बढ़ रहे हैं तो यहाँ कम होंगे ना. तो जब ये इंसान अगर इंटेंशनली कोई एफर्ट कर भी रहा होगा तो आपको उसका टच अच्छा नहीं लगेगा. और आप ओवरलुक कर देंगे उसे. हाँ, क्योंकि आपको तो अभी वो वाला इंसान अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि वो आपको अटेंशन दे रहा है. और ये गलत नहीं है. फीमेल्स को चाहिए रीअश्योरेंस चाहिए, उनको कंटिन्यूस वैलिडेशन चाहिए, उनको एप्रिसिएशन चाहिए. मेल्स नहीं देते हैं. मेल्स समझते हैं हमने सब कुछ प्रोवाइड करा दिया, लग्जरी दे दी, कमा के दे दिया, हमारी ड्यूटी हो गई. वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते कि उनको फीमेल्स को टाइम टू टाइम अप्रिशिएट करना पड़ेगा. उनको बताना पड़ेगा कि येस वी लव यू. अगर आप नहीं बताएंगे और आप इमोशनली अनअवेलेबल हो जाएंगे. और फीमेल्स के संग प्रॉब्लम ये है कि फीमेल्स अगर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जा रही हैं तो वो सबसे पहले इमोशनली कनेक्ट होंगी. बिल्कुल. और अपने हस्बैंड से वो इमोशनली डिस्कनेक्ट होंगी तब वो आपको जाएंगे. पता है अगर एक मेल चीटिंग करते हुए पकड़ा जाएगा ना अपनी वाइफ के द्वारा, तो वाइफ जो है ना वो उसको माफ़ कर देगी. वो उससे क्या पूछेगी कि तुमने अगर मेरे संग चीटिंग करी, तुमने अगर किसी और फीमेल के संग फिजिकल रिलेशंस बनाए तो क्यों बनाए, क्या वो लेडी मुझसे बेटर है, मुझसे क्या ज्यादा अट्रैक्टिव है. क्या आप उसे प्यार करते हो.
वो उससे ये पूछेगी, और अगर वो उसको ये बोलेगा कि नो इट वाज नॉट इमोशनल, इट वाज ओनली फिजिकल, तो वो कुछ टाइम नाराज रहेगी लेकिन वो उसे माफ माफ कर कर देगी। देगी। देयर आर चांसेस, कुछ बहुत ज़्यादा हाई सेल्फ एस्टीम वाली लेडीज़ होती हैं जो नहीं माफ़ कर पाती हैं, लेकिन यूजुअली फीमेल्स उस चीज़ को माफ़ कर देती हैं, क्योंकि उनको एक और मौका दे देती हैं। उनका मेन कंसर्न इमोशनल इंटीमेसी होता है। उनको ये चाहिए कि आप किसी और से प्यार मत करो। आप अगर फिजिकल रिलेशनशिप्स बना के आ रहे हो, आपका कोई इमोशनल कंसेंट उसमें नहीं है, देन शी विल बी ओके। तो अगर यही एक मेल फीमेल को चीटिंग करते हुए पकड़ लेगा, अगर उसे पता चल गया कि फीमेल के किसी और के संग फिजिकल रिलेशंस हैं, तो वो उसे माफ़ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मेल्स के जो मेल हॉर्मोन्स होते हैं वो उनको ये अथॉरिटी देते हैं, वो टेरिटोरियल असेस होता है ना, उनके हिसाब से कि ये बंदी मेरी है, मेरी प्रॉपर्टी है, अगर इसने किसी के संग फिजिकल रिलेशन बनाए तो मेरी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो उसके संग ये इशू होता है। तो अब ये सोचने वाली बात है, अगर एक फीमेल बाहर जाके रिलेशनशिप बना रही है तो वो थोड़ा सा ज़्यादा इंटेंस हो जाएगा, क्योंकि मेल्स का रिएक्शन। पेड सेक्स में ज़्यादातर मेल्स ही जाते हैं ना, वो बिल्कुल। कुछ भी करके आ जाते हैं घर पे, उस चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इमोशनली कोई उनका कनेक्ट नहीं करेक्शन होता होता नहीं। है। मेल्स के लिए सेक्स इज जस्ट एक काम है, उनको करना है, उनको रिलीज होना है अपने स्ट्रेस से, तो उनके लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन फीमेल्स के लिए ये बहुत बहुत बड़ी बड़ी बात है, चीज है। उनको इमोशनली कनेक्ट होना पड़ता है। तो अगर एक फीमेल इनफिडेलिटी में जा रही है तो वो बहुत बड़ी बात है, वो बहुत बड़ी बात है, और आजकल ऐसे केसेस बहुत देखने बहुत हो को रहे मिल हैं। रहे हैं। और वो उसका रीज़न वही है कि मेल पार्टनर्स जो है इमोशनली अनअवेलेबल और है। इसीलिए मतलब मैं ये कंक्लूड करूंगी कि जो एक चीटिंग होती है ऑन योर इंटीमेट पार्टनर, इट इज अ कॉन्शियस चॉइस। हाँ, देर इज ठीक है, वो ऑलवेज अ बाय द वे चॉइस, नहीं होती है, देर इज एक्सीडेंटली नहीं ऑलवेज अ होती है, चॉइस। इट्स अ कॉन्शियस डिसीजन। हाँ, आपके सर्कमस्टांसेस कितने ही खराब हो, कितनी ही बुरी परिस्थिति हो, कितने ही लड़ाई झगड़े हो, यू हैव अ चॉइस ऑलवेज। ऑलवेज। आप देखिए जैसे ग्लैमर फील्ड में अक्सर कहा जाता है ना कि मॉडल्स कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं, कुछ हम जैसे लोग भी होते हैं, जब हम मॉडलिंग इंडस्ट्री में जाते हैं हमें भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहा जाता है, बट हम अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ देते हैं, लेकिन हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं नहीं करते। करते। कुछ लोग होते हैं कर लेते हैं। और इट्स वेरी इजी टू लेबल दैट ओके मॉडल है या मतलब शो बिजनेस में तो कॉम्प्रोमाइज किया हाँ, ही होगा। हाउ मैं पीपल लेबल वुमेन। हाँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैं जब मॉडलिंग कर रही थी मुझे बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स आए थे, बहुत लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ करने को बोला, बट मेरी डिग्निटी ने मुझे अलाउ नहीं किया, तो बिल्कुल। मैं आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन मेरे साथ के बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करना चूज़ किया, वो चले गए, मुंबई भी चले गए, मूवीज़ में भी आ गए। तो वो उनकी चॉइस थी, ये मेरी चॉइस थी। एंड इट इज वी हु सेट द बाउंड्रीज। एंड उस चीज़ को हमें जज भी नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली वी हैव सेट आवर ओन बाउंड्रीज। और देखो बस प्रॉब्लम तब आती है जब फीमेल्स इस चीज़ को कि हमें कहीं से फ़ायदा मिल रहा है, वो फिजिकली इंटीमेट हो जाती है, लेकिन जब उनको वो फ़ायदा मिलना बंद हो जाता है फिर वो अक्यूज़ करने लगती हैं, वो चीज़ गलत है। देन उसने मुझे बोला था कि वो मेरे साथ इंटीमेट होएगा, उसके हाँ, बाद मुझे शादी करेगा, हाँ, शादी कर नहीं रहा है। हाँ। नहीं, प्रॉमिस टू मैरी। सपोज सपोज फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स जैसे आजकल बहुत चल रहा है। एक टाइम तक एक आदमी किसी औरत को पैसा दे रहा है, वो उसके संग अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा है, बोथ आर हैप्पी। फॉर एनी रीज़न उसने पैसे देना बंद कर दिया, तो वो चीज़ अब उसके लिए टॉर्चर हो जाएगी, अब वो उसके लिए सेक्सुअल हरेसमेंट हो जाएगा, जो चीज़ वो एंजॉय कर अब वो रही उसके थी लिए पहले। रेप हो जाएगा। हाँ, अब वो उसकी सेक्सुअल पूरी लाइफ हैरेसमेंट हेल है, कर देगी, रेप हो जाएगा। वो चीज़ गलत है। अब आप दो अडल्ट हो हाँ, और आपने जो भी कुछ किया है कंसेंट से किया है, हाँ, अभी तक आप कंसेंट के साथ हाँ, कंसिडरेशन भी ले रहे थे, हाँ, पैसे का हाँ, मॉनेटरी कंसिडरेशन मिल रहा था, अभी नहीं मिल रहा है तो वो रेप हो गया। ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। तो अभी आप मेरे को थोड़ा सा इसके जो लीगल वो हैं टाइप्स हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, इसमें मेरे ख्याल से एक फाइनेंशियल फाइनेंशियल अब्यूज वो भी आता रह है, गए हैं जो वो हमारा। थोड़ा सा बताइए। इसमें यही हो जाता है कि अगर देखिए एक हस्बैंड है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट ही हैज टू केयर एंड मेंटेन द वाइफ एंड द चिल्ड्रन एंड द फैमिली। और जहाँ एक हस्बैंड अपनी वाइफ को पैसे नहीं देता है, उसे कंट्रोल करता है, फाइनेंसेस उसको घर को चलाने के लिए नहीं देता है, तो वहाँ पे वो फाइनेंशियल अब्यूज माना जाता है, और ये भी एक तरह का डोमेस्टिक वायलेंस है। और अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की हेल्प और मदद ले सकते हैं। इट्स लाइक क्रिमिनल जस्टिस ओनली अगेन, उसी का एग्जाम्पल आया कि आप पैसे दे रहे हैं लेकिन फिर आप बाद में हिसाब मांग रहे हैं कि आप हमने आपको पैसे दिए थे, आपने कहाँ खर्च किए बताओ।
और आप अपनी मर्जी से अपने रिलेटिव्स को या किसी को भी गिफ्ट दे पा रहे हैं, लेकिन अगर वो किसी को गिफ्ट देना चाह रही है तो आप मना कर दे रहे हैं कि नहीं, यू कैन नॉट, तो वो चीज़ गलत हो जाती है। बिल्कुल। उस सिचुएशन में फीमेल्स रिबेल करती हैं, इसीलिए वो अब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रही हैं और कि देखिए, हमें। हाँ देखिए, पहले लॉ नहीं था, हाँ। तो फीमेल्स की आवाज़ को दबा दिया जाता था, और वो अगर कुछ कहना भी चाहती थी अपने हस्बैंड के, अपने इंटीमेट पार्टनर के खिलाफ, तो उनको सबड्यू कर दिया जाएगा, या उनकी आवाज़ को जो है नीचा दिखा दिया जाता था, उनको ओवरलुक कर दिया जाता था, उनको बोल दिया जाता कि आप अपने हस्बैंड के देखिए कि भाई वो आपके साथ एटलीस्ट मार पिटाई तो नहीं कर रहा है, एटलीस्ट वो शराब नहीं पीता है, एटलीस्ट उसमें और दूसरे ऐब नहीं है, वो दूसरी फीमेल्स के साथ गुलछर्रे नहीं उड़ा रहा है। तो ये सब चीज़ें आप देख के संतुष्ट हो जाइए। वो पैसे कुछ कम दे रहा है, ठीक है ना, इसका इतना क्या कॉम्प्रोमाइज इशू कर बना रहे लीजिए। हो, हाँ। इतना क्या इशू बना रहे हो, हाँ। आपको खुश रख रहा है ना, अदरवाइज तो मेल्स तो ऐसे होते ही हैं। हाँ। तो लेकिन अब जब लॉ है, फीमेल्स भी अवेयर हो गई हैं, हाँ, उनको अपने अवेयर हो गई राइट्स। हैं, तो वो अपनी आवाज़ उठानी स्टार्ट कर दी है। हाँ। तो सोशल मीडिया पे लोग ट्रोल कर रहे हैं, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, क्राइम का भी जो है उन्होंने, मतलब उनको क्राइम को भी उन्होंने जेंडर वाइज डिस्क्रिमिनेट कर दिया, जबकि क्राइम का कोई जेंडर नहीं होता। सेम क्राइम अगर वाइफ ने हस्बैंड को मारा, अभी मैंने भी तो वाइफ को अच्छे से ट्रोल करा गया है। एक मैंने रील देखा था, उसमें एक इंसान से पूछा जा रहा था कि क्या आप अपनी वाइफ को मार सकते हैं, तो वो ये बोल रहा था कि हाँ, मेरी वाइफ मेरी प्रॉपर्टी है, मैं उसको मार सकता हूँ, अगर वो घर में किसी तरह का कुछ गलत करती है तो उसको सही रास्ते पे लाने के लिए मेरा राइट है, मैं उसे मार सकता अब हूँ। देखिए तो कितनी खराब कंडीशनिंग है। उससे जब ये पूछा गया कि क्या आपकी वाइफ भी आपको कुछ गलत करने पे मार सकती है क्योंकि आप उसके पति हैं, तो उसने कहा नहीं, वो मुझे नहीं मार सकती है। ये किस तरह का फेयर ये कौन रूल सी है? इक्वालिटी है? नहीं, ये तो बिल्कुल इक्वालिटी नहीं है। मतलब आप मार नहीं सकते, इसमें आप हम पिट नहीं सकते, और तो आप मार भी नहीं थप्पड़ सकते का भाई। एग्जाम्पल हम देंगे। जैसे थप्पड़ मूवी आई थी तापसी पन्नू वाली, उसमें यही था कि मारा भले कैसे? ही किसी छोटी सी बात पे मारा, बट मारा क्यों? छोटी सी बात पे मारा, बट उसको पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया गया। पब्लिकली ह्यूमिलेट किया, और उसको वही जैसे वो ह्यूमिलेशन कभी नहीं भूल सकती। सार्केज्म में ताने मारे जा रहे हैं कि तुम पहले पराठे बनाना तो सीख लो, तब तुम गाड़ी चलाना सीखना। एंड प्लस वो शी वाज ह्यूमिलिएटेड हाँ। पब्लिकली, हाँ। जो उसके लिए एक हॉरिफिक मतलब इंसिडेंट बन गया। उसका एक मूवी का एक बहुत इमोशनल सीन है, उसमें वो ये कह रही है कि जब बचपन में एक लड़की से पूछा जाता है ना कि तुम्हें बड़े होके क्या बनना है, तो वो लड़की या तो बोलेगी मुझे टीचर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डांसर बनना है, लेकिन कोई भी लड़की क्या कभी ये बोलती है मुझे हाउसवाइफ बनना है? लेकिन हम बन जाते हैं ना आके, हम अपने मोस्ट ऑफ अस। एस्पिरेशंस, अपने गोल्स को सेक्रीफाइस कर जाते हैं। और अब उसको चेंज कर रहे हैं डिग्निटी के लिए, हाँ। होम मेकर बोला जाता हाँ। है। हाँ। होम मेकर बोला जाता है, और फीमेल तो चाहे वो वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो, घर के काम तो उसको करने ही करने हैं ना। आप देख लीजिए, एक अगर एक सर्वे हस्बैंड हुआ था अब जिसमें बताया था कि एक वुमेन जो है, वर्किंग वुमेन के ऊपर हुआ था कि वर्किंग वुमेन 3.5 घंटे जो है हाँ। हाउस चोर्स में भी बिताती है, हाँ। और एक जो वर्किंग मैन है वो घर में सिर्फ 38 मिनट्स हाँ। हाँ। कंट्रीब्यूट करता है, तो मैं और ये एक कह रही हूँ वुमेन कि 3.5 आवर्स। अगर मैं ये भी मान लूँ कि मेल्स चलो और भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते होंगे, लेकिन मेल्स जो काम करते हैं उन कामों का नेचर बहुत अलग होता है। फीमेल्स ज़्यादातर घर में फिजिकली लेबर करती हैं। आप अगर एक्सपेंसेस कैलकुलेट करो ना कि एक फीमेल घर में क्या क्या काम करती है, अगर आप वो सारी सर्विसेज हायर कर रहे हो तो आपकी पूरी सैलरी ऐसे ही चली जाएगी। बिल्कुल। कुक, कपड़े धोना, लॉन्ड्री। हाँ, घर को पूरा मेंटेन करना, बच्चों को संभालना, आपके माँ बाप को संभालना, आपकी पूरी ज़रूरतों का ध्यान रखना, मतलब इतने सारे जॉब एक फीमेल करती है जिसके लिए आप उसे पे नहीं कर रहे हो। एटलीस्ट आप उसको अप्रिशिएट करिए। हाँ, व्हाट अ वो क्या वुमन मांग रही है आपसे, यही तो मांग अल्टीमेटली रही है, मुझे नीड्स। रिस्पेक्ट शी करो, नीड्स रिस्पेक्ट, शी नीड्स लिटिल मैं बिट जो ऑफ कर टाइम, रही हूँ उसका मुझे लव, क्रेडिट केयर। दो। यस, एंड वैलिडेशन एंड अप्रिसिएशन। कहा जाता है ना कि तुम घर में ही तो बैठी थी, तुमने क्या काम किए थे? नहीं, घर में बैठ के क्या करते हाँ, हो? क्या कर, घर में ही तो थी तुम। एक एक और अभी कोई मूवी आई थी बीच में, उसमें एक लेडी थी जो थोड़ा बहुत उसने ब्यूटिशियन का कोर्स किया, वो छोटे छोटे काम करके उसने कुछ पैसे जोड़े, और उसने एक बार अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे ब्रेक पे जाना है, मुझे कुछ ब्रेक चाहिए अपनी रूटीन लाइफ से। तो उसके हस्बैंड का जवाब, तो तुम्हें किस चीज़ से ब्रेक चाहिए, तुमने क्या किया है जिससे तुम्हें ब्रेक चाहिए? भाई एक दिन अगर वाइफ हड़ताल पे बैठ जाए,
ठीक है, कुछ काम नहीं करे तो पता चल जाता है सबको। कोविड में ने सब लोगों को बहुत अच्छे से हाँ, लेसन सिखाया है। सब एवरीथिंग वाज शट डाउन बट नॉट द किचन। डिवोर्स रेट तब से बहुत ज्यादा बढ़ गया बढ़ है। गए हैं, प्लस नॉट द वुमेन एंड द किचन। मतलब अगर एक फीमेल घर में काम करना बंद कर दे तो आप ये सोच लीजिए आपके पास कुछ बचने वाला नहीं है, आपकी पूरी सैलरी कम पड़ जाएगी। तो आपको तो ग्रैटिट्यूड होना चाहिए फीमेल्स के लिए कि आपके घर में इतने सारे काम करके भी बेचारी आपसे कुछ मांग नहीं रही है, सिर्फ रिस्पेक्ट और प्यार ही तो मांग रही है, और क्या आपका मांग रही है। समय। हाँ, तो डोमेस्टिक वायलेंस के कारण बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन इसका इम्पेक्ट बहुत बड़ा है ना। बिल्कुल। और ये और मैं ये सिर्फ कहना चाहूँगी आपको, एक और चीज़ मैं क्लियर करना चाहती हूँ। जो मिथ होता है लोगों का, लोगों को लगता है कि हम लीगल रिकोर्स जब लेंगे तो सब रिश्ता ख़त्म ही हो जाएगा पूरा। नहीं, तो ऐसा नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस में ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि आपको घर छोड़ना पड़ेगा, वो मैट्रिमोनियल होम छोड़ना होगा। अगर आपने कंप्लेन करी अपने हस्बैंड के खिलाफ और हस्बैंड वायलेंट है, किसी फॉर्म ऑफ वायलेंस में वो मतलब आप जो भी उसका हस्बैंड आपके साथ बिहेव करता है, वो जो मैंने आपको बताया है, फिजिकल अब्यूज़ या मेंटल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़ या सेक्सुअल अब्यूज़ या फाइनेंशियल अब्यूज़ की कैटेगरी में हस्बैंड अगर आपको कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आपको वो घर छोड़ के जाना पड़ेगा मायके। यू कैन स्टे इन द सेम हाउस। क्योंकि बहुत सारी ऐसी लेडीज होती हैं जो तलाक नहीं देना चाहती हैं, हाँ। जो अलग नहीं होना चाहती हैं, वो पिटना भी नहीं चाहती हैं, हाँ। वो हिंसा को झेलना भी नहीं चाहती हैं, और वो हमारे पास आती है कि मैम हमें तलाक नहीं देना है, हमारे बच्चे हैं एंड वी लव आवर हस्बैंड। हस्बैंड जब बहुत गुस्सा है तब वो हमें मार रहे हैं, अदरवाइज ही इज नाइस एंड हमने बहुत समय उसके साथ बिताया है, तो वी डोंट वांट टू लेट गो। तो उन सब महिलाओं को मैं बताना चाहूँगी जो कि सफ़र कर रही हैं आज भी, और कि जो हमारा ये वाला लॉ है, इसमें आप इसको आप प्रोटेक्शन लीजिए। आपको प्रोटेक्शन ऑर्डर मिलेगा एज अ रिलीफ, आपको कॉम्पनसेशन भी मिलेगा, आपको रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर भी मिलेगा, और जो भी आपको फिजिकली या इमोशनली या सेक्सुअली या फाइनेंशियली वायलेट करने की कोशिश कर रहा है, अब्यूज़ कर रहा है, वो आपको छू भी नहीं सकता अगर रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लग गया तो ये सारे जो रिलीफ्स हैं, इन सब से आप शादी में रह के भी ये कर सकते हैं। आपको पूरा अधिकार है कि जो आपका मैट्रिमोनियल होम है वहीं रह के आप ये केस भी कर सकते हैं, वहीं रह के आपको ये सब रिलीफ्स मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि कोई फीमेल है अगर उसने घरेलू हिंसा का केस फाइल किया है तो उसको मायके जाना पड़ेगा। क्योंकि मेरे पास कुछ लेडीज आती हैं, बोलती हैं कि हमारे मायके में भी ब्रदर ने मना कर दिया है, फादर है नहीं, या फादर ने खुद बोला है दैट वी आर नॉट एबल टू सपोर्ट यू, फाइनेंशियल वी डिपेंडेंस कांट की वजह सपोर्ट से यू उन्हें रहना एंड पड़ता यू है। गो बैक टू योर होम। हाँ। So she can remain in her matrimonial home and avail legal recourse. So this is something good about this law. इसमें एक चीज़ और है, ये तो उन लोगों के लिए हुआ जिनको पता है कि उनके संग डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। कुछ इग्नोरेंट बिहेवियर जिनको पता ही नहीं होता कि उनके संग डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, क्योंकि वो बिहेवियर उनके लिए नॉर्मलाइज्ड है। वो बचपन से उस चीज़ को देखती आ रही हैं कि हमारी माँओं ने भी ये झेला है, तो वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही हैं लेकिन झेल रही हैं, इमोशनली अब्यूज़ हो रही हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मेरा एक मैसेज है कि अगर आपका पार्टनर नार्सिसिस्ट है तो उन लोगों की क्या पहचान होती है, आप थोड़ा सा उनके बिहेवियर पैटर्न को ऑब्जर्व करिए। अगर आपका पार्टनर नार्सिसिस्ट है, वो आपको बहुत सेल्फ डाउट में रखेगा, आपको सारे आउटसाइड सोर्सेज से आइसोलेट कर देगा, वो आपको आपकी हर चीज़ के लिए ऐसे दिखाएगा कि जैसे मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, तुमने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया है, मैं ही तुम्हारे लिए सब कुछ करता हूँ, तुम मेरे लिए कुछ नहीं करती हो। और वो आपको कंटिन्यूस सेल्फ डाउट में डालता जाएगा, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करता जाएगा कि आप ये मानने लगोगे कि आपके अंदर ही कोई प्रॉब्लम है। तो अगर आप अपने पार्टनर का ऐसा बिहेवियर आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप सेपरेशन या डिवोर्स के लिए ही सोचो, आप थोड़े से एफर्ट्स करके शायद उनको चेंज भी कर सकते हो, क्योंकि ये बिहेवियर पैटर्न की वजह से होता है। So is it okay to stay with a narcissist? It's not okay, but you can make some effort to change them. Because I have read in so many वो psychology देखो, books, जब and एक्सट्रीम they say लेवल that में you हो गया, cannot change a जब एक्सट्रीम narcissist. लेवल में हो गया तब बात अलग है, लेकिन अगर इनिशियल स्टेजेस पे है, आप उनके बिहेवियर पैटर्न को चेंज करने की एक कोशिश तो कर सकते हो। आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आपको पता चल रहा है, तो पहले तो आप उनसे इस चीज़ के बारे में बात करो। कुछ लोग होते हैं जो समझ जाते हैं,
अगर आप उनको बोलोगे कि आपके बिहेवियर पैटर्न में ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, तो अगर वो इंसान ये ऑब्जर्व करने के लिए तैयार हो जाता है, वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि हाँ मेरे अंदर ही प्रॉब्लम है, मेरे कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास होंगे या कुछ पास्ट एक्सपीरियंस होंगे, उनकी वजह से मेरा ये बिहेवियर पैटर्न बन गया है और मैं गलत जगह अपना गुस्सा निकाल रहा हूँ, गलत बिहेवियर शो कर रहा हूँ, वो मान लेता है, तो थेरेपीज, काउंसलिंग कैन हेल्प, वो अपने बिहेवियर पैटर्न को चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर वो इंसान ही नहीं मानता है कि हाँ मैं नार्सिसिस्ट हूँ, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, देन यू कैन रेस्ट द केस। उस केस में आप ये कर सकते हो कि या तो आप बिल्कुल इग्नोरेंट हो जाओ, आप साइलेंट मोड पे चले जाओ, आप उनकी बातों को रिस्पॉन्ड मत करो। वो अगर आपसे कन्वर्सेशन कर रहे हैं, जितना ज़रूरी है सिर्फ उतना जवाब दीजिए, अपनी पर्सनल चीज़ें उनसे शेयर मत करिए। ट्राई करिए कि जब आपसे वो कुछ पूछ रहे हैं ना, उनको बोरिंग आंसर्स दीजिए, उनको कन्वर्सेशन एक्सटेंड करने का मौका ही मत दीजिए। कट डाउन करिए, छोटे छोटे सेंटेंसेस में बात करिए और सिर्फ इतना जवाब दीजिए कि उनको उनके क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाए, लेकिन आपकी कोई पर्सनल डिटेल उन तक ना जाए। आप पर्सनली कहाँ ग्रो कर रहे हैं, डोंट शेयर विद देम। ये आप कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और अगर ये कंडीशन बहुत एक्सट्रीम में चली जाती है, यू आर नॉट एबल टू बियर, देन यू कैन रेस्ट द केस, यू कैन गो फॉर सेपरेशन एंड यू कैन सीक लीगल रेमेडीज। एंड लीगल हाँ। रेमेडीज में मैं आपको बताऊंगी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है, इट इज़ अ शील्ड, प्रोटेक्शन शील्ड है जो कि मिली है आपको। और यहाँ पे सपोर्ट ग्रुप्स भी होते हैं, इस तरह की गवर्नमेंट वाली इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं जहाँ पे जो आपको मदद करेंगे, जहाँ पे आपको काउंसलिंग 1090 है, प्लस 181 वन स्टॉप सेंटर्स हैं जहाँ पे आपको जाके आपको लीगल शेल्टर्स आर अवेलेबल। लीगल शेल्टर्स के साथ साथ आपको वहाँ पे काउंसलिंग मिल रही है, आपकी इमोशनल वेलबींग का ध्यान रखा जा रहा है। और अगर आपको कोई मेडिकल हेल्प चाहिए, या अगर आपको कोई लीगल हेल्प चाहिए, या अगर आपको फाइनली फिर एफआईआर करनी है, तो पुलिस की हेल्प भी आपको वन स्टॉप सेंटर में मिल जाएगी। 181 सेंटर्स होते हैं ये। और यू कैन ऑलवेज सीक हेल्प, यू कैन ऑलवेज सीक काउंसलिंग। एंड हमको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। वी ओनली हैव वन लाइफ, वी शुड नॉट sulk and live it, we should live it to the fullest. We all have the right to live it the way we want to live. एंड फीमेल्स को एक चीज़ और थोड़ी सी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब भी कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है या कोई भी चीज़ हो रही है, इम्पल्सिवली रिएक्ट ना करके उस चीज़ को इमोशनली एनालाइज करो, टाइम लो, टेक अ पॉज, 3 to 5 सेकेंड का पॉज लो, देन रिस्पॉन्ड। क्योंकि फीमेल्स का जो ब्रेन होता है ना, उसका ज़्यादातर यूज़ जो होता है ना, हम लोग एमिगडेला से करते हैं। ये एमिगडेला जो होता है ना, हमारे इम्पल्सिव बिहेवियर को वो करता है, मॉडिफाई करता है। तो अगर आप एक मेल को उसकी किसी भी गलती के लिए एग्रेसिव टोन में अगर रिप्लाई कर रहे हो, आप उसके मेल ईगो को हर्ट कर रहे हो, इनडायरेक्टली यू आर प्रोवोकिंग हिम टू शो हिज एंगर। तो इस तरह की सिचुएशंस को अवॉइड करिए, मेल्स से जितना हो सके प्यार से डील करिए। अगर आपको गुस्सा आ भी रहा है, उस समय मत बोलो, एक्चुअली उस समय मत बात करो। जब वो एक काम मोड पे हो तब उनको प्यार से समझाओ और ये। अपना पॉइंट ऑफ व्यू ने बताओ। हाँ, तो इस प्रिवेंटिव मेजर से कई बार डोमेस्टिक वायलेंस में जो सिचुएशंस आती हैं वो प्रिवेंट हो जाएंगी, तो हम इससे बच सकते हैं, बिल्कुल ये बच सकते हैं। रेशो कम हो सकता है। एंड हेल्प इज अ फोन कॉल और अवे। अपने भी बिहेवियर पैटर्न को ऑब्जर्व करो, आपके क्या ट्रिगर्स हैं, किन सिचुएशंस में आपको गुस्सा आ रहा है, उनको ऑब्जर्व करो, उन पे वर्क करो, हेल्प लो किसी की। अगेन काउंसलिंग से आप हेल्प ले सकते हैं। अगर आप अपने बिहेवियर पैटर्न्स को मॉडिफाई कर सकते हैं और आपके पार्टनर को खुश रख सकते हैं, तो वाई टू गो फॉर सेपरेशन ना। एक Actually. इतना ब्यूटीफुल इंस्टीट्यूशन है मैरिज, उसको बना के चलना चाहिए। बिल्कुल। तीन जनरेशन इफेक्ट होती है डोमेस्टिक वायलेंस। एक्चुअली जेमी वाला केस अभी वी डोंट हैव टाइम, Adolescence, yeah. एडोलेसेंस में उसमें दिखाया है ना कि तीन generation जेमी का affect जो हो रही है। बिहेवियर पैटर्न था वो उसके दादाजी के टाइम से चला आ रहा था, वो था। उसके फादर का भी वही पैटर्न था, उसने उसको नॉर्मलाइज कर लिया एंड देन ही इस एंड अप चीज को कमिटिंग हम अ सीरियस क्राइम एट द एज ऑफ 13 एक years. अलग एपिसोड में डिस्कस डेफिनेटली करेंगे। बच्चों से रिलेटेड हमें अलग करना पड़ेगा, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस में जो साइलेंट सफरर्स है वो विक्टिम के साथ साथ उसकी फैमिली है, पूरे फैमिली मेंबर्स हैं, जहाँ पे बच्चे भी आ जाते हैं। एंड बच्चे ही ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, क्योंकि आपकी तो आधी लाइफ निकल गई। अब आपके बच्चे अपने पार्टनर के संग वो करेंगे, फिर उसके बच्चे भी देखेंगे, वो चेन चलती जाएगी, तो आपको वो चेन ही तो ब्रेक करनी है। और या तो फिर बच्चे शादी करेंगे ही नहीं,
हाँ, ये भी हो सकता ये है। भी हो सकता है एक वो ऑप्शन उसको उनके बहुत पास। नेगेटिव वे में ले जाएंगे कि नहीं हमें करनी ही नहीं है, अगर यही होना है शादी में तो हमें शादी ही नहीं करनी है। अच्छा, दूसरा एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर गई थी जो मैं फिर से बताना चाहूँगी कि क्योंकि अभी हमारे समाज में लिव इन रिलेशनशिप्स हाँ। का भी चलन है, उनको भी नॉर्मलाइज कर दिया गया है, और लिव इन रिलेशनशिप से जो बच्चे होते हैं उसको भी एक वेडिंग जो हुई है, शादीशुदा कपल है, उनका जो बच्चा है उसके जैसे अधिकार मिलते हैं, अच्छा, इनहेरिटेंस सेम राइट सेम मिलते हैं। राइट्स। हाँ, मिलते हैं। तो डोमेस्टिक वायलेंस जो एक्ट है उसका जो प्रोटेक्शन है वो एक लिव इन पार्टनर को भी मिलता है। ओके। अगर लिव इन पार्टनर एक दो कपल्स हैं, अडल्ट्स हैं, ये हाँ, और अपने मैंने भी कंसेंट में रह, बोथ ऑफ देम आर लिविंग टुगेदर विद रिसेंटली मैंने कंसेंट। पढ़ा था कि ये जो अभी आपने मैरिटल रेप वाला चीज़ डिस्कस करी थी, तो ये लिव इन वाले में भी है कि अगर आप किसी इंसान के संग लिव इन में रह रहे हैं और फॉर सम रीज़न आपकी उनसे बिगड़ जाती है तो आप उन पर रेप का केस नहीं नहीं लगा लगा सकते। सकते बिकॉज यू आर एन अडल्ट एंड यू एंटर्ड एन एस्टैब्लिश्ड रिलेशनशिप विद दैट पर्सन देखो वही विद कंसेंट। वही वाली बात है ना, आपने मतलब जहर एक बार खाया या 10 बार खाया, आपको मरना ही है। तो अगर आपने एक बार फिजिकल रिलेशन बनाया या 10 बार बनाया, तो पहली बार कंसेंट से बनाया था, अब 10वीं बार में आप कह रहे हो कि रेप किया है, तो ये तो कोई इट्स लॉजिक नॉट नहीं है ना। लॉजिकल एट ऑल। आप सीमा ही खत्म कर देंगे तो हाँ। लेट्स सी, सब हाईली डिबेटेबल। मैरिटल रेप अगेन इज अ वेरी डिबेटेबल टॉपिक। चलो लेट्स कंक्लूड हेयर। सो आज के टॉपिक का हमारा जो मेन पॉइंट हम लोगों को एक मैसेज जो देना चाहेंगे वो ये है कि अपनी मैरिड लाइफ में एडजस्टमेंट करिए, लेकिन इस लिमिट तक मत करिए कि उसमें आपकी जो सेल्फ वर्थ है वो ही ख़त्म हो जाए। अपने आप को टाइम दीजिए, अपने पार्टनर के संग थोड़े से एफर्ट्स दीजिए और एक दूसरे को समझिए, और आपके एनवायरनमेंट में जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनसे इफ़ेक्ट मत होइए। सोशल मीडिया के थ्रू आपको जो चीज़ें जानने को मिल रही हैं उनको नेगेटिवली ना लेके पॉजिटिवली लें, उनका फ़ायदा उठाएं, अपने राइट्स के बारे में जानें, ना कि डोमेस्टिक वायलेंस करने के तरीके सीखें उनसे। राइट्स के साथ साथ आपकी ड्यूटीज को आप कभी नहीं भूलें। वो मैं हमेशा बोलती हूँ, इट्स नॉट दैट कि हम लोग भड़का रहे हैं या लॉयर्स हैं तो दे विल ओनली टेल द लीगल रेमेडीज, बट अगर आपको एक हैप्पी मैरिज रखनी है अपनी, सबसे पहले तो यू शुड बी यू नो विलिंग हाँ। टू वर्क आउट योर रिलेशनशिप विद योर पार्टनर। और ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये नहीं है कि आपने स्टार्टिंग के 3-4 साल करा उसके बाद ओके ठीक है नाउ तो वी For आर granted नहीं टेकिंग लेना फॉर है। ग्रांटेड ईच अदर। वो एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। और आपने भी बताया था हमारे लास्ट पॉडकास्ट में भी, हमने ये चीज़ करी थी कि हर 7 मंथ्स में हमारी पूरी 7 ईयर्स, हाँ 7 7 ईयर्स में ईयर्स इमोशनल नीड्स चेंज हो जाती है। सो वी चेंज, हमारी एक्सपेक्टेशंस चेंज होती है, Choices change हो जाती चॉइसेस हैं। चेंज होती है। सो एज कपल्स वी मस्ट एक्सप्रेस Understand. इच एंड एक्सप्रेस ऑल्सो दैट व्हाट हैज चेंज नाउ। ठीक है, सो Time दैट to द अदर time एक पार्टनर दूसरे को कैन counsel करते रहना अंडरस्टैंड चाहिए। एंड यस कैन अंडरस्टैंड यू एंड कैन ऑल्सो चेंज अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेक्टेशंस एंड एडजस्ट। एंड बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स। आपके संग अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो थोड़ा सा अवेयर रहिए, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करिए। ये मत सोचिए कि अगर हमने किसी को बताया तो सोसाइटी क्या बोलेगी। सोसाइटी जो बोल रही है उसे बोलने दीजिए। अब्यूज सोसाइटी आपके हमेशा ही साथ हो रहा बोलती है, है, सोसाइटी हमेशा ही बोलेगी, आपके साथ हो रहा है कि आपको देखना है कि आपको क्या स्टेप लेना है। बट सोसाइटी विल ऑलवेज स्पीक अप। अच्छे हो कुछ तो बुरे लोग हो, कहेंगे, लोगों लोग का तो काम है हमेशा कहना। कहेंगे। आपको नम होना है, अपनी फीलिंग्स को यहाँ से बंद करके व्हाट यू फील लाइक डूइंग यू मस्ट डू, एंड नेवर फॉरगेट दैट you always have a choice. Help is And just a it's phone your call life. away. It's It's your your life. life. Help is just a phone call away. एंड वी आर ऑल्सो देयर। अगर आप में से किसी को भी हमारी हेल्प चाहिए तो वी आर देयर फॉर काउंसलिंग। एंड नम्रता एंड मी दोनों अवेलेबल हैं। आप कभी भी हमें एक मैसेज कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, लव एंड लॉ 10 वर्सेस नाउ। वी आर ऑलवेज देयर। थैंक यू सो मच फॉर Thank you so वॉचिंग। much for watching us.